नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए आई हैं जिन्होंने पिछले 4 दशकों से 4 डेकेड से इन्होंने सामाजिक न्याय की जो तहरीक है, जो आंदोलन है, उसके साथ ये जुड़े रहे हैं। इन्होंने उसमें भाग लिया है और इन्होंने देश में सत्ता को बनते हुए देखा है, सत्ता को बिगड़ते हुए देखा है। जी, मैं बात कर रहा हूं पटना के रामाशीष ठाकुर जी से। सर नमस्ते आपका। नमस्ते नमस्ते। सर आज सोचा कि आपने इतने लंबे समय तक आपने संघर्ष झेला है, आपने सारी दुनिया को देखी है, तो आज आपका परिचय जो है मैं अपने जो दोस्तों को जो ये फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, मैंने सोचा कि आपकी जिंदगी से कुछ पन्ने को आज फिर से पढ़ने की कोशिश की जाए सर। तो सबसे पहले लोग ये जानना चाहेंगे कि आप पटना में आए, आप जमीनी तौर पे एक नेता के तौर पर काम करते रहें, आपने लोगों को यूनाइट किया, लड़ाइयां लड़ी, उसमें आपके जान पर भी हमले हुए। ये सब बातों में हम धीरे धीरे आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए सर कि आपका ताल्लुक कहाँ से, आपका संबंध कहाँ से है, किस जिले से हैं और पटना आप कब आए और कैसे राजनीति में आपने जुड़ना शुरू किया। जी सर। मैं पटना 29 जुलाई 1973 को बीएन कॉलेज में मैंने नामांकन लिया आईएससी में, और तब से लेकर के आज तक के मेरे सामने जेपी आंदोलन शुरू हुआ। और कहिए कि 14 फरवरी 1973 को 14 फरवरी 1974 को जो जयप्रकाश बाबू की पहली बैठक हुई थी पटना कॉलेज कैंपस में, उसमें 4-10 में बीएन कॉलेज से क्लास टूटा था और हम लोग 4-5 लड़के के साथ वहाँ जेपी के यहाँ गए थे पटना कॉलेज के फील्ड में। और उसके बाद जयप्रकाश बाबू आए थे और पंडित शिवानंद रामानंद तिवारी जी आए थे, शिवानंद तिवारी के पिताजी। कर्पूरी जी के आने के बाद थी, लेकिन उस मीटिंग में कर्पूरी ठाकुर नहीं आए थे। तो 10-15 लोग थे उस मीटिंग में मात्र। लालू जी आए थे और जयप्रकाश बाबू कुर्सी पर बैठ करके जैसे परिवार में लोग बात करते हैं उसी तरह से उन्होंने गुजरात आंदोलन की चर्चा करते हुए और पटना विश्वविद्यालय की जो समस्या थी उसके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला था। और हम लोग उनसे इतना प्रभावित हुए कि सारा हमारे जो लोग थे देहात के लोग, लड़के खास करके पटना विश्वविद्यालय में जो देहात के लड़के पढ़ते थे वो आंदोलन की ओर मुखातिब हुए। और तब से जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में जो भी कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में हम लोग भागीदार बनते रहे। यही मोटा मोटी। वैसे तो 1973 में जब मैं मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास किया, बिहार का जो ग्रामीण स्कूल है उच्च विद्यालय सिकंदरा, अभी बेलछी प्रखंड में पड़ता है, उसमें हम लोग बाढ़ प्रखंड में थे। वहां से मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करके और बीएन कॉलेज में मैं एडमिशन लिया था। लेकिन जयप्रकाश बाबू के चलते मेरी पढ़ाई बाधित हुई और इंटर तक ही मोटा मोटी पढ़ाई समझिए कि छूट गई। लेकिन तब से लेकर के जो आंदोलन हुआ, जनता पार्टी, लोक दल, जनता पार्टी, लोक दल क, लोक दल च, इस तरह से होते हुए जो राजनीतिक सफर है आरजेडी तक ये सफर हुआ। और हम लोग खास करके आज लालू जी जो बंद हैं, मुझको कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये सच्चाई है कि लालू यादव ने, हालांकि इसको दुर्भावना से लोग ग्रसित लोग बोलेंगे, लेकिन मेरी सच्चाई है और मेरी मान्यता है कि लालू यादव ने, जहां तक मैं लालू यादव को जानता हूं, 29 जुलाई 1973 के बाद के लालू यादव को हम जानते हैं। और लालू यादव ने सच्चाई है, हालांकि अखबार वाले और मीडिया वाले और जो प्रशासन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, वो लालू को 100% दोषी मानते हैं। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो लालू को नजदीक से देखा है, शायद लालू अपनी जिंदगी में एक चींटी को भी नहीं मारा। और आज मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि लालू जी ऐसा डरपोक आदमी इस धरती पर न कोई पैदा हुआ न कभी पैदा होगा।
यह बात अलग है कि चूंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन सच्चाई जो है सच्चाई होती है, यह बात अलग है। अब लोग कहते हैं लालू को बदमाश थे, लालू ऐसे थे वैसे थे, तो मैं डिस्कशन में जाना नहीं चाहूंगा। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं देश की जनता को, और देश की जनता आज जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गुमराह होती गई है। जैसे बताते हैं आपको, बेलछी कांड हुआ था 27 मई 77 को, बेलछी में कांड हुआ था, वो पहला नरसंहार था और मीडिया उसमें भी दहशत में थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, इंदिरा जी सत्ता से बाहर जरूर थी, लेकिन उनका प्रशासन पर इतना पकड़ था, खासकर मीडिया दहशत में थी उस जमाने में। याद कीजिए 1977 का जमाना, 27 मई 77 को बेलछी में कांड हुआ और इंदिरा गांधी उसमें सत्ता से बाहर थी। और 18 अगस्त 1977 में यहाँ के कद्दावर नेता थे मुंगेरी लाल, जिनके नाम पर मुंगेरी लाल कमीशन हुआ। मुंगेरी लाल कमीशन जिनके नाम पर हुआ, मुंगेरी लाल की के राय से श्रीमती इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़कर बेलछी गई और वहां से जो उन्होंने बेलछी से जो उन्होंने सिंहनाद किया, वो श्रीमती इंदिरा गांधी को पुनः सत्ता में वापस ला दी। तो मेरा खानदानी घर जो है हुआ है। आज की तारीख में बेलछी पंचायत के वार्ड नंबर 1 का मैं नागरिक हूँ और रमाशीष ठाकुर, ग्राम गदनपुरा, सन ऑफ बालेश्वर ठाकुर, पिता दादा का नाम हरि हजाम और मेरा परिचय है, बेलछी का ही मैं रहने वाला हूँ। और बेलछी से दिल्ली, बेलछी एक ऐसी जगह हुई से दुर्भाग्य कहिए चाहे जो कहिए कि पूरे दुनिया में बेलछी का नाम, और श्रीमती इंदिरा गांधी बेलछी के नाम पर पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, रिकॉर्ड की बात है। और मुंगेरी लाल जो थे वो बिहार के कद्दावर नेता थे। श्री बाबू के जमाने से ही मुंगेरी लाल सही माने में गांधीवादी थे, सही माने में कांग्रेसी थे। तो हमको मुंगेरी लाल के साथ में घूमने का मौका मिला। यहाँ के बिहार के नेता थे देवशरण बाबू, धर्मवीर बाबू के पिताजी, उनके साथ भी मुझको घूमने का मौका मिला। पुराने जो पुराने जो गांधीवादी लोग थे, उनका जो कैरेक्टर था और जो आज के गांधीवादियों का कैरेक्टर है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अभी जो है सारे लोग कांग्रेस 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 जपते हैं। मुझको कभी ये बात समझ में, जब कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, जब कांग्रेस की चर्चा खत्म हो गई, जब कांग्रेस समाप्त हो गई, तो फिर कांग्रेस का नाम लेकर के ये लोग क्यों नेतागिरी कर रहे हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आई। मेरी उम्र 65 साल है और मैंने जो मेरे सामने केंद्र सरकार कई बार बनी, कई बार बिगड़ी, और बिहार सरकार भी कई बार बिगड़ी और कई बार बनी, लेकिन आज जो सामाजिक न्याय कहीं न कहीं हम देश के पैमाने पर नहीं, लेकिन बिहार में जो हम देख रहे हैं सामाजिक न्याय का आंदोलन अभी बिहार में पूरी तरह से कमजोर हो गया है। हम इसको समाप्त नहीं कहते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय का आंदोलन बिहार में खत्म हो गया है। और बिहार में आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आपको। जी जी जी, हम सारे सवालों पे एक एक करके बात करेंगे रामाशीष जी, हम सब सवालों पे एक एक करके बात करेंगे। और मुझे पता है कि आपके पास इतनी मालूमात और इतना इंफॉर्मेशन है, उसमें बिहार की राजनीति और देश की जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उस पर कई कई वॉल्यूम किताब लिखी जा सकती है। आप चलते फिरते सारे इतिहास को अपने सीने में सजोए हुए हैं, लेकिन हम एक एक करके सवाल करते हैं। सर एक चीज आप बताइए, बिल्कुल, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या था, आपके पिताजी क्या करते थे, और उस जमाने में आपको बेलछी से पटना यूनिवर्सिटी में आना और आईएससी में एडमिशन लेना ये कोई मामूली बात नहीं थी। जी सर। जी, तो मैं मेधावी छात्र था अपने स्कूल का। हालांकि अपने मुंह से मेधावी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे स्कूल में जब जाएंगे, मिडिल स्कूल में चाहे हाई स्कूल में, और 1973 में 2 व्यक्ति फर्स्ट डिवीजन पास किए थे। एक थे एसके सिन्हा, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, जो हमारे मित्र थे। कभी वो फर्स्ट होते थे, कभी हम फर्स्ट होते थे। वो एनटीपीसी से, जीएम से वो हुए, अभी वो भटिंडा में रहते हैं। और एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो हमारे क्लासमेट रहे एसके सिन्हा, मेरा साइंस कॉलेज में भी हो गया था, लेकिन चूंकि हमारे मित्र जो थे क्लासमेट, उन्होंने बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया, इसलिए उन्हीं के चक्कर में हम भी बीएन कॉलेज में एडमिशन लिए।
और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था बीएन कॉलेज में। और गांव में पढ़ाई लिखाई के अलावा हमारे पिताजी एक मेहता बुक डिपो था, उसमें एक कर्मचारी थे, किताब के लाइन से जुड़े हुए थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई के मामले में हमको दिक्कत नहीं हुई। हमारे यहाँ कॉपी किताब की समस्या नहीं रही। सुनाई पड़ रही है? हेलो, मैं सुन रहा हूं आपकी बात सर, सुन रहा हूं जी, बोलिए। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई ही हमारा मुख्य रहा और हम पूरी ईमानदारी से, हमको जितना भी हम पढ़े पूरी मेहनत से पढ़े। और हमारे जो शिक्षक थे रामशरण बाबू, जो हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, वो बहुत त्यागी थे, सेक्रीफाइस करने वाले थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सारा पैसा वो अपने सरकार के ही छोड़ दिए। उनके परिवार के लोग भी का भी मेरा मदद मिला पढ़ाई लिखाई में, और आज हम जो भी हैं उसमें रामशरण बाबू। लेकिन सर एक चीज बताइए, पिताजी आपके क्या काम करते थे, किस पेशे में थे? और उस जमाने में फीस मतलब आज के हिसाब से कम होगा, लेकिन उस जमाने में पैसे लोग देख नहीं पाते थे, तो पैसे के लिए भी दिक्कत थी क्या फैमिली के अंदर में? जी हाँ, दिक्कत तो थी, लेकिन हमारे पिताजी चूंकि प्राइवेट नौकरी करते थे। मेहता बुक डिपो था, किसान प्रेस था पटना में, मेहता बुक डिपो था। और मेहता बुक डिपो हरसहाय मेहता जो थे स्कॉलर थे, बीएन कॉलेजिएट जो हाई स्कूल है उसके टीचर थे, और उनका भी योगदान रहा मेहता जी का। और हम उन्हीं से प्रेरणा मिली पढ़ाई लिखाई के बारे में। हमारे बाबूजी 1941 में, समझिए कि 1939 में हमारा हाई स्कूल का बना, और हमारे पिताजी संभवतः 1941 या 42 में ही वो मैट्रिक के विद्यार्थी थे। असेसमेंट सिस्टम था उस जमाने में, और उस इलाके का, अपने इलाके का हमारे बाबूजी अच्छे विद्यार्थी वो भी थे, और क्लब प्लस कलाकार भी थे। फर्स्ट क्लास हारमोनियम बजाते थे हमारे पिताजी। तो बचपन से हमको बाबूजी का सानिध्य मिला, हारमोनियम लेकर बैठते थे, हम सुनते थे। और कभी कभी हारमोनियम बजाने के क्रम में हारमोनियम का रीड हम दबा देते थे, तो बाबूजी हाथ से हटा देते थे। तो हमारे पिताजी का योगदान रहा पढ़ाई लिखाई के प्रति। अब वो कहते थे कि पढ़ाई लिखाई ही करो। आपको संगीत की तरफ जाने का कुछ इंटरेस्ट नहीं हुआ? आप तो राजनीति की तरफ आ गए जी। हाँ हाँ, संगीत की तरफ जाने का इंटरेस्ट नहीं हुआ। संगीत का प्रोग्राम वगैरह जो यहाँ होता था पटना में, लंगटोली चौराहा पर होता था, बड़े बड़े कलाकार लोग आते थे। तो चूंकि काजीपुर में मेरा डेरा था, पटना में एक मोहल्ला है काजीपुर, और काजीपुर में मेरा डेरा था, तो वहां से हम प्रोग्राम वगैरह सुनने जाते थे। उसमें गोदाई महाराज, बिस्मिल्लाह खां, बल्लू खां, सितारा देवी, और जया माला, प्रिया माला, मैं किसका माने हिंदुस्तान के जितने भी कलाकार हुए, राजधानी का पटना का सौभाग्य रहा कि हिंदुस्तान के जितने भी कलाकार हुए, करीब करीब सारे कलाकारों को हमने नजदीक से यहाँ पटना में सुना। और रात रात भर प्रोग्राम होता था। अब मुसल्लापुर हाट में कवाली होती थी, और पूरे कवाला लोग, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान में जितने भी लोग हुए, सारे कवाला यहाँ कार्यक्रम करते थे दशहरा के मौके पर। तो इसलिए संगीत के प्रति थोड़ा रुचि था। चूंकि बचपन से हमारे घर में बाबूजी हारमोनियम बजाते थे, तो मेरे यहाँ, हमारे इलाके में एक रामेश्वर सिंह थे, जहाँ के लदमा गांव है, जो लदमा बहुत चर्चित गांव है, वहां के थे रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह बहुत बड़े कीर्तनिया थे, बहुत बड़े भजनिया थे, और 10 कोस में रामेश्वर सिंह का नाम था। और वो आते थे और रामायण वगैरह ये सब गाते थे। एक अलबेला बाबा थे हमारे जवार में, बाढ़ में परसामा गांव है, बाढ़ में परसामा बस्ती है, वहां के अलबेला बाबा थे। 1946 में मेरे गांव में रामलीला रासलीला सब हुई थी, उसमें हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो अलबेला बाबा आए थे और जग कराए थे, और जग में पूरे इलाके का जो है धार्मिक वातावरण बना था। वही कारण है कि आज हमारे घर में भी 1913 में मंदिर है भोला बाबा, मेरे परिवार में हमारे बाबा बनाए थे। क्योंकि कोई वंश नहीं होता था, तो हमारे बाबा के गुरु महाराज थे पुनारक के, पुनारक जिसको कहते हैं पुनारक कहते थे, पंडित इंद्रमणि मिश्र और पंडित चंद्रमणि मिश्र, छोटकू जी या बड़कू जी, हमारे बाबा के गुरु महाराज थे, और ये बहुत बड़े काली के भक्त थे, और हमारे बाबा उनके शिष्य थे। और इसीलिए धार्मिक वातावरण भी मेरे परिवार में रहा। मेरे घर में जो मंदिर है भोला बाबा का, आज 1913 से अभी भी कामयाब है, हम ही लोग की देख रेख में है। और हर शिवरात्रि में हम जाते हैं भोला बाबा पर, जल भी चढ़ाते हैं, एक लोटा जल के लिए। मेरा कोई काम नहीं भी रहता है गांव पर, तो भी जाते हैं भोला बाबा का दर्शन करने के लिए।
और उनकी कृपा है ऐसी कि आज हमको कम से कम आपके जैसे विद्वान लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। और मैं ये पुरानी कहानी बहुत सारी बातें आ जाती है और इसीलिए हम कह देना चाहते हैं, मेरे घर में पढ़ाई लिखाई का वातावरण शुरू से रहा और हमारी माँ जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारे बाबा भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन लालटेन जला करके वो अपने से हमको कहते थे कि तुम पढ़ो हम सुनेंगे, और हम पढ़ के सुनाते थे। और इसी तरह से हमारा पढ़ाई लिखाई हुआ। और यहाँ जब पटना आ गए तो हमने प्रूफ रीडिंग का काम शुरू किया। प्रेस लाइन में भी हम रहे। भारतीय भवन जो बिहार का जो सबसे बड़ा पब्लिकेशन है भारतीय भवन और स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये सब जो यहाँ का जो पब्लिकेशन था वहाँ हमने प्रूफ रीडिंग शुरू किया। क्षमानाथ ठाकुर सीतामढ़ी या सहरसा के रहने वाले थे, वो हमारे गुरु रहे प्रूफ रीडिंग, उन्होंने हमको सिखाया। पंडित राम प्रिय मिश्र उर्फ लाल धुआं जो जेपी आंदोलन के चर्चित कवि थे, जो जेपी आंदोलन में कविता सुनाते थे। नागार्जुन जी वगैरह भी आते थे। फणीश्वर नाथ रेणु जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनका अखाड़ा था विद्वानों का, उन विद्वानों के बीच भी हमको जाने सुनने का मौका मिला। आज भी मैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से मैं जुड़ा हुआ हूँ और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो कार्यक्रम होता है उन कार्यक्रमों में मैं जाया करता हूँ और केवल मैं सुनता हूँ। सुनने में मैं ज्यादा विश्वास शुरू से करता हूँ, बोलने में विश्वास कम करता हूँ। और सुनिए गुनिए और चुनिए, इस तरह से हमको जो है मानसिक जो है शांति मिलती है। और पढ़ने पढ़ाने का शौक हमको शुरू से रहा। हम पहले ट्यूशन करते थे और ट्यूशन भी हमने किया। और हमारे जो जो लड़के हैं जिनको हमने पढ़ाया, आज बम्बई में रंजन कुमार सिंह बहादुरपुर का वो बाकायदा जो है 250 कलाकारों को, वो पटना से जो कलाकार लोग जाते हैं, हमारा मित्र जो हमारे जो जिनको हमने पढ़ाया रंजन कुमार सिंह पीएन एंग्लो के विद्यार्थी, वो बम्बई में उनको ठहराते हैं। और बम्बई में लोगों को जो कलाकार पटना से जाते हैं उनको रंजन कुमार सिंह आज भी उनको रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और उनको काम धंधा का भी प्रयास करते हैं। ये मेरा मोटा मोटी इतिहास रहा है। और पढ़ाई लिखाई का वातावरण, पहले पढ़ाई तब कमाई, हमारी शुरू से मानता है। हमारे कुछ साथी ये जानना चाहते हैं सवाल। जी सर, हमारे कुछ साथी ये जानना चाहते हैं कि वो आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और आपके पिताजी का नाम क्या था, ये अगर आप बता देंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। जी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। मेरा जन्म 1956 को छठ के दिन मेरा जन्म हुआ था, इसलिए हमको जन्म तिथि मनाने की जरूरत नहीं है। हमारी माँ कहती थी खरना, जिसको लोहंडा कहते हैं, लोहंडा के प्रसाद खाई थी और वही भोर में मेरा जन्म हुआ था 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में छठ के दिन हमारा जन्म हुआ था। लोहंडा के हमारी माँ कहती थी लोहंडा के प्रसाद वो खाई थी, वही भोर में मेरा ब्रह्म मुहूर्त में मेरा जन्म हुआ था। और हमारे पिताजी स्वर्गीय बालेश्वर ठाकुर, जिनको उनका नाम था बालेश्वर ठाकुर, और उस्ताद के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि हारमोनियम बजाते थे तो इलाके में उस्ताद के नाम से भी जाने जाते थे। अभी भी लोग हमको कहते हैं कि वो बालेश्वर उस्ताद के लड़का ही है, ऐसा इलाके में लोग कहते हैं हमारे पिताजी को। और हमारे दादा तो संत थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भोला हुआ के को बिना जल चढ़ाए वो खाना, उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और कि सबसे पहले वो खाना खाने के बाद भी भोला बाबा को जल चढ़ाते थे। बीमार भी रहते थे तो भी भोला बाबा के जल चढ़ाते थे। तो धार्मिक पारिवारिक वातावरण भी मेरा रहा। अच्छा सर, एक सवाल आप बताइए, जब आप पटना यूनिवर्सिटी में आप किस सन में, आप तकरीबन 70 में गए थे पढ़ने के लिए, वहां पे आईएससी करने के लिए, उस जमाने में पटना यूनिवर्सिटी का क्या माहौल था, क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आपको बहुत आपने उसको कैप्चर किया? क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा इतिहास भी है, बहुत बड़े बड़े महान महान विद्वान लोग भी वहां से पढ़े हुए हैं, वहां से जुड़े हुए हैं। और मुझे भी, जब मैंने इंटरमीडिएट किया था तो मुझे भी बहुत शौक था पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, लेकिन थोड़ा मार्क्स कम होने की वजह से मैं एएन कॉलेज में मैंने पढ़ाई की। तो मैं पटना यूनिवर्सिटी के में वहां पे क्रिकेट शाम को लोग खेलते थे तो मैं वहां जाता था और बड़ा अपनापन मुझे लगता था। लेकिन ये भी पटना यूनिवर्सिटी को लेके लोग कहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है वो भी धीरे धीरे काफी कम होते चला गया। तो आपकी स्मृति जो है पटना यूनिवर्सिटी की वो क्या है, जरा इसके बारे में बताइए।
हाँ, पटना यूनिवर्सिटी के बारे में मेरी ये जानकारी है कि 1973-75 मेरा आईएससी का सेशन था और हमारे शिक्षक थे हिंदी के विद्वान डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, जो पटना से विधायक भी हुए और एमपी भी हुए। वो डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव हम लोगों को हिंदी पढ़ाते थे। चंद्रकिशोर पांडे जो हिंदी पढ़ाते थे, निशांत केतु जिनको कहा जाता है, वो हिंदी के प्रोफेसर थे। लालजी प्रसाद, कमल कृष्ण प्रसाद, ये लोग मैथमेटिक्स के थे। फिजिक्स में पढ़ाते थे एनएन मिश्रा, वो हमारे टीचर रहे। फिर आपको इंग्लिश में भी पढ़ाते थे जी मुखर्जी थे, इंग्लिश में पढ़ाते थे। तो इसीलिए बीएन कॉलेज उस जमाने में साइंस कॉलेज से कम नहीं था मेरे जमाने में। हालांकि अब तो गिरावट आई है। अब सवाल है, शिक्षक लोग के बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज, क्योंकि जो भी लड़के उस जमाने में हमारे समय में पास करते थे, इंटरमीडिएट मैट्रिक पास करने के बाद उनकी तमन्ना होती थी, प्रथम चॉइस होता था साइंस कॉलेज। और साइंस कॉलेज में जिनका एडमिशन नहीं होता था, उनकी चॉइस होती थी कि हम बीएन कॉलेज में पढ़ें साइंस के बारे में। और आर्ट्स की जहां तक बात है, तो आर्ट्स के विद्यार्थी लोगों की होती थी कि हमारा एडमिशन पटना कॉलेज में हो। यही कारण है कि साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज, ये तीन जो पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र लोग जिसमें पढ़ते थे, ऐसे तो वीमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, क्योंकि छात्रा लोग उसमें गर्ल्स लोगों का कॉलेज था, इसलिए हम लोग तो कभी पटना को इस समय जाते नहीं थे। मगध महिला वीमेंस कॉलेज समय जाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, तीनों के जो विद्यार्थी थे आपस में प्रायः तालमेल रहता था। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल ये भी आ रहा है, कुछ हमारे साथी लोग सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आप बीएन कॉलेज में पढ़े। और दोस्तों, जो लोग पटना से वाकिफ नहीं है उनके लिए मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। बीएन कॉलेज का नाम बिहार नेशनल कॉलेज है, और मैं भी वहीं पे बीएन कॉलेज के सामने सब्जी बाग में मैं भी रहता था जब मैं बीएन कॉलेज में पढ़ता था, और गांधी मैदान से बिल्कुल सटा हुआ है, आप बिल्कुल सटा हुआ है। तो बीएन कॉलेज में लालू प्रसाद यादव जी भी वहां पे पढ़े हुए हैं। तो कुछ स्मृति उनके दौर में जो आंदोलन था, मैंने सुना कि किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव जी और अभी उनके चिर प्रतिद्वंदी सुशील मोदी भी शायद एक ही पार्टी में थे। और कभी कभी लालू जी तंज में कहते हैं कि सुशील मोदी जो थे हमारे ट्रेजरर थे। तो उस जमाने की कुछ स्मृति अगर आपके पास हो तो जरा वो भी बताइए। हाँ, बता रहे हैं। लालू जी, हालांकि जिस समय हम बीएन कॉलेज में एडमिशन लिए, वो लालू जी उसमें एलएलबी में थे, पार्ट 2 में थे। जब वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का जब चुनाव लड़े थे, लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के जब चुनाव लड़े अध्यक्ष के लिए, तो हम लोग उनके वोटर थे। ए रविशंकर जी जो अभी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो भी सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़े थे। सुशील कुमार मोदी जो अभी राज्यसभा के सदस्य है, वो साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे, और वो जो है महामंत्री के लिए चुनाव लड़े पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के। और हम लोग उनके वोटर रहे हैं। लेकिन पता नहीं अभी एक नई संस्कृति पैदा हुई है क्या, कि अब जो है लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है क्या, रविशंकर जी अभी केंद्रीय मंत्री हैं, क्या रविशंकर जी हमको पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे। ये मेरा सवाल है। कार्यकर्ताओं से ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो कट गए हैं। अब सुशील मोदी ही हैं। सुशील मोदी अब किसी को पहचानते हैं क्या? अपने पुराने साथियों को भी नहीं पहचानते हैं। जो भारी भरकम लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो उस टाइप के लोग हैं, जो गुंडा किस्म के लोग हैं, उन लोगों से इनकी दोस्ती है। रविशंकर कोई दोस्ती अब गुंडा लोगों से है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। शरीफ लोगों से दूर हो गए हूँ। सुशील मोदी अब गुंडा लोगों को पहचानते हैं, पैसे वाले लोगों को पहचानते हैं। गरीब कार्यकर्ता जो उनके लिए काम किया, वो जो है उनको वो नहीं पहचानते। मेरा ये आरोप है, मेरा सीधा आरोप है। अगर चाहे तो लोग जो है, और जो गरीब कार्यकर्ता है, आज गरीब कार्यकर्ता पूरे देश में जिन्होंने जेपी आंदोलन में काम किया, वो सारे लोग आज सुरक्षित रह गए, चाहे किसी पार्टी में है, भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेसी लोग। मैं एक दिन सदाकत आश्रम गया था, कांग्रेस का भी वही हाल है। कांग्रेस की दुर्गति क्यों हुई इस देश में? इसलिए कि कांग्रेसी लोग गुंडा लोगों के चक्कर में पड़ गए, पैसे वाले लोगों के चक्कर में पड़ गए, और पोस्ट जिसके पास पोस्ट था, कुर्सी के चक्कर में पड़ गए। कांग्रेसी लोग अब कांग्रेसी को भी नहीं पहचानते, भाजपाई लोग अब भाजपाई को नहीं पहचानते। नई संस्कृति आज पैदा हो गई है। इसलिए ये विधायक लोग जो हैं किसी को नहीं पहचानते।
केंद्र में जो नेता लोग हैं किसी को पहचानते हैं क्या? बिहार से जो 40 को एमपी हैं, अपने पुराने दिनों को, साथियों को, कोई कार्यकर्ता को पहचानते हैं क्या? मेरा ये सवाल है आपके माध्यम से। तो इसीलिए खैर हमको इस बात का मलाल नहीं है, पहचाने चाहे मत पहचाने, सच सच होता है और सच्चाई पर कितना भी पर्दा लोग डाले, सच एक न एक दिन निकल ही जाता है। आज चूंकि आपसे मुलाकात हुई, मैंने खुले दिल से सारी बात बता दिया। और पटना यूनिवर्सिटी में उस जमाने में हम लोगों ने सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया, जिस जमाने में बाल मुकुंद शर्मा जैसे लोगों का वर्चस्व था, और हमारे मित्र थे ललन सिंह, हमारे ही बैचमेट थे, जिनका मर्डर बाद में हुआ हथुआ हॉस्टल में। ललन सिंह आर्ट्स में एडमिशन लिए थे बीएन कॉलेज में, और मैं साइंस में था। और 1978 में जब बैकवर्ड आंदोलन हुआ, सामाजिक न्याय की बिगुल बजा, तो साइंस कॉलेज के मैदान में ललन सिंह, केडी यादव जो आजकल माले में है, वो भी साथ थे। सभी लोगों ने, हम लोग मिल करके बैकवर्ड आंदोलन चलाया था। आज कम्युनिस्ट पार्टी जो कमजोर हो गई देश में, मजदूर आंदोलन क्यों कमजोर हो गया इस देश में? इस देश में मजदूर आंदोलन इसलिए कमजोर हो गया कि मजदूर नेता सत्ता के दलाल हो गए। कभी कांग्रेस के दलाल थे मजदूर नेता, आज भाजपा के दलाल हैं। आज संगठन विरोधी लोग जो है, संगठन विरोधी लोगों का जज्बा सब जगह हो गया है। और कार्यकर्ता जो सही माने में जमीनी कार्यकर्ता, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, यहाँ तक कि समाजवादी में मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्या अखिलेश यादव बिहार के किसी कार्यकर्ता को पहचानते हैं? इस वीडियो के माध्यम से मेरा सवाल है। अखिलेश यादव को भी बिहार को झांकते नहीं है, कभी झांका ही नहीं। बिहार के किसी कार्यकर्ताओं से समाजवादी आंदोलन का जो कार्यकर्ता, जो यहाँ समागम हुआ, समाजवादी समागम, बिहार जो समाजवादियों का गढ़ था, सारे समाजवादी स्वार्थवादी हो गए। इसलिए समाजवाद जो कांग्रेस को खत्म करने के लिए जयप्रकाश बाबू ने, राम मनोहर लोहिया ने जो कांग्रेस को खत्म करने के लिए समाजवाद की स्थापना की थी, वो समाजवाद आज दफन हो गया और समाजवादी लोग समाजवादियों से परहेज करने लगे। इसलिए आज पूरे देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसका उदय हो गया और पंजाब से लेके असम तक, बंगाल तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक संप्रदायवादियों का वर्चस्व हो गया। इसलिए आज समय के हिसाब से मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से देश के तमाम समाजवादियों को मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है। और जो कम्युनिस्ट आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, आज कन्हैया के बारे में कहता है, क्या है कन्हैया? कन्हैया को प्रचारित करके कन्हैया के बारे में लोगों ने कहा कन्हैया गुंडा है, कन्हैया पाकिस्तानी है, लेकिन मगर मेरी नजर में कन्हैया बच्चा है, बच्चे की तरह है। इसलिए आज देश को के युवाओं को आगे बढ़ने का समय आ गया है। और हम इस वीडियो के माध्यम से और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि देश के युवा जो दुष्यंत चौटाला भी हैं, हरियाणा के डिप्टी सीएम, जब मैं हरियाणा गया था देवीलाल जी के चुनाव में, शायद वो पैदा भी नहीं हुआ था दुष्यंत चौटाला को भी चाहिए पूरे देश का दौरा करना देवीलाल जी के नाम पर। तो अभी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे युवा लोग पूरे समाज से कट गए हैं। यही कारण है कि आज सामाजिक में दुर्गति हो रही है। युवा लोगों के बीच सांप्रदायिक शक्तियों का प्रवेश क्यों हो गया? इसलिए कि आप वहां जाना छोड़ दिया, गरीबों के बीच जाना छोड़ दिया, झुग्गी झोपड़ियों में जाना छोड़ दिया और समाजवादी लोग कट गए। इसलिए आज और मजदूर नेता लोग जो कम्युनिस्ट कहते थे अपने को, जो कहते थे कभी जो है जहानाबाद सब इलाके में जो चलाते थे मजदूर आंदोलन, सारे मजदूर आंदोलनकारी लोग, नेता लोग भ्रष्ट हो गए, पूंजीपतियों के गोद में, पूंजीपतियों के चंदे पर चलने लगे। इसलिए हिंदुस्तान में समाजवाद और जो अच्छा लोग थे सब कट गए। इसलिए हिंदुस्तान की दुर्गति हो गई। और हिंदुस्तान की दुर्गति इसलिए हो गई हिंदुस्तान की दुर्गति कि आप अगर नहीं जाएंगे खेतों में, खलिहानों में, तो निश्चित रूप से ये समाज नहीं चलेगा। अभी समाज में एक बात और हम कहना चाहते हैं, अभी समाज को तोड़ने की प्रक्रिया जारी है। अभी देखिए, बेटी बचाओ अब बेटी बचाओ, बेटी बचाओ अब बेटी पढ़ाओ, ये सरकारी नारा है। बेटी बचाओ अब बेटी पढ़ाओ, ये सरकारी नारा, इसका इस्तेमाल करके आधी आबादी को लोग अपना वोट के माध्यम बनाए, लेकिन बेटियां
आज मर रही है, कट रही है, बस नहीं रही है। अभी इस देश में बेटी बचाओ आंदोलन चलाना पड़ेगा। जैसे राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज चलाया था, सुधारवादी, अभी पूरे देश में सामाजिक आंदोलन चलाने की जरूरत है। और खास करके जो हमारे युवा लोग जो कॉपी किताब कागज से भटक गए हैं, अभी समाज में धारा चल रही है, दो धारा चल रही है, किसी तरह से कुर्सी पकड़ लो और किसी तरह से पैसा कमा लो, यही दो धारा चल रही है। जो कुर्सी पकड़ लिया, लोग पूछते हैं आप क्या है, हाँ बोला जाए, स्टॉप कर देते। सर आपसे बहुत लोगों को प्यार मोहब्बत है, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, मेरे भी सवाल हैं। तो अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं अपने सवाल को तरजीह दूं कि लोगों के सवाल को तरजीह दूं। लेकिन अभी एक हमारे दोस्त हैं खुर्शीद आलम साहब, उन्होंने अभी एक कमेंट किया है, अभी आपसे एक सवाल पूछा है कि बिहार में माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक इतना बैकवर्ड, इतना पिछड़ा क्यों है, और बैकवर्ड के अंदर कोई अवेयरनेस, कोई जागरूकता क्यों नहीं पैदा होती है। हमारे जो बैकवर्ड हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के अंदर में इतना पिछड़ापन क्यों है और उनके अंदर में कोई जागृति क्यों नहीं पैदा होती है। ये हमारे दोस्त खुर्शीद भाई, खुर्शीद आलम साहब सवाल कर रहे हैं। दोस्तों आप भी अपने सवाल को मुख्तसर यानी शॉर्ट करके भेजिए, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके मैं ले पाऊं। जी सर, ये माइनॉरिटीज वाला और अल्पसंख्यक वाला सवाल का जवाब दीजिए। हाँ दे रहे हैं। देखिए खुर्शीद भाई, आप इस बात को समझिए, ये जो बिहार के जो माइनॉरिटी के जो नेता है, अल्पसंख्यक के नेता है, ये केवल सेंट लगाने में ही व्यस्त है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को कोई नहीं बोलेगा। कहा तो वोट के नजरिए से अगर हम सच्चाई बोल देंगे तो मेरा वोट खराब हो जाएगा। अभी बिहार में नेता हो गए हैं, मंत्री भी हैं, शाहनवाज हुसैन, ये सुपौल के रहने वाले खानदानी ऊपर। क्या सुपौल के ये शाहनवाज हुसैन किसी अल्पसंख्यक कार्यकर्ता को जानते और पहचानते हैं? आपके माध्यम से मेरा सवाल है। मंत्री तो है, उद्योग मंत्री है, और लंबा चौड़ा बयान जो है भाजपाइयों के संसद में आने के बाद शाहनवाज हुसैन जैसा व्यक्ति भी आज खत्म हो गया। मेरी शाहनवाज हुसैन से काफी इज्जत थी, उनके प्रति सहानुभूति थी, लेकिन आज शाहनवाज हुसैन को किसी अल्पसंख्यक कार्यकर्ता से कोई मतलब है क्या? इसलिए अल्पसंख्यकों की जो दुर्गति हुई है पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में आज जो अल्पसंख्यकों की दुर्गति हुई है, और जो अल्पसंख्यक को जो मुख्य धारा से काटने का प्रयास किया सुनियोजित ढंग से, वो शाही इमाम कहते हैं दिल्ली से होता है, अलीगढ़ से होता है, और इस तरह से जो अल्पसंख्यकों के प्रति जो नफरत फैला गया, उसमें जो अल्पसंख्यक नेता है, चाहे ओवैसी हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, गुलाम नबी आजाद आज भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, और कश्मीर के अलावे गुलाम नबी आजाद का क्या पहचान है पूरे हिंदुस्तान में? बिहार में क्या उनकी पहचान है? शाहनवाज हुसैन आज उद्योग मंत्री हैं बिहार के, कहा जो है केंद्र में मंत्री थे, और हाथी पर चढ़ने के बाद उगड़ गए। बताइए, जो केंद्र में मंत्री रहा, जिम्मेदार मंत्री रहा, वो बिहार में पत्तल चाटने के लिए, थूक चाटने के लिए मंत्री हो गया। ये कितनी शर्म की बात है। इसलिए अल्पसंख्यक जो लोग हैं, अल्पसंख्यक नेता हैं, वो केवल सेंट छींटने में व्यस्त रहे। गरीब मुसलमानों के बीच, गरीब अल्पसंख्यकों के बीच सब्जी बाग से लेकर आलमगंज तक, आलमगंज से खजकला तक, क्या कोई किसी कार्यकर्ता को लोग पहचानते हैं? आपके माध्यम से मेरा सवाल है, अगर पहचानते हैं तो मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ चले, वो आलमगंज चले, खजकला चले, सवजपुरा चले, सब्जी बाग चले, सब जगह चले। मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से, मैं देश के तमाम मुस्लिम नेताओं को, जो अल्पसंख्यक नेता अपने आप को कहते हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई हो, इन लोगों ने केवल अपना चेहरा चमकाया और अपना केवल कुर्सी के लिए लोग लड़ते रहे। आज जो है अल्पसंख्यक का जितने भी जो संस्था है, अंजुमन इस्लामिया हॉल हो चाहे मदरसा बोर्ड हो, ये नेता लोग केवल बड़े लोगों के बीच घूमते रहे, सेंट लगाने में व्यस्त रहे। इसलिए आज देश के मुसलमानों की एक दुर्गति हुई है और अल्पसंख्यकों की दुर्गति हुई है। मेरा ये सीधा आरोप है खुर्शीद भाई। किन्हीं आदमी को अगर हमारी बात से बुरा लगेगा तो मैं चुनौती देता हूं और मैं न्योता देता हूं, आप लोगों को न्योता दे रहा हूं। खुर्शीद भाई आप आइए पटना, मैं खाजकला घुमाऊंगा, आलमगंज घुमाऊंगा, सब्जी बाग घुमाऊंगा, फुलवारी शरीफ घुमाऊंगा,
और मैं बताऊंगा, आप पहचानते हैं किसी नेता को? ये नेता लोग जो है, अल्पसंख्यक के नेता लोग, केवल रात दिन कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, कमेटी का मेंबर कौन होगा, सरकार का पैसा कैसे मिलेगा, इसी चक्कर में नेता लोग रहे। इसलिए आज इस देश में अल्पसंख्यकों की दुर्गति हुई है। अल्पसंख्यक लोगों ने त्याग किया। मजरूल हक, बिहार के जो कांग्रेस के जनक थे मजरूल हक, जिनका कि सदाकत आश्रम में जाएंगे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, क्या मजरूल हक को कोई अल्पसंख्यक के लोग जानते हैं? वो कहाँ पैदा हुए? बत्तख मियाँ जो बेतिया के थे, उनके बारे में कोई जानते हैं? आप इस्लामपुर के थे शेख अब्दुल्ला, इस्लामपुर जो शेख अब्दुल्ला थे जिन्होंने कश्मीर में अपना झंडा फहराया, क्या इस्लामपुर के लोगों से कोई संपर्क है? इसलिए अल्पसंख्यक नेता अल्पसंख्यकों के बीच नहीं गए और केवल सेंट सूंघने में रह गए। इसीलिए इस देश में मुसलमानों की दुर्गति हुई है। ये मेरा सीधा कहना है। मैं कोई नमक मिर्च लगा के, नून तेल लगा के, अगर है तो आइए, आइए मैदान में, सब्जी बाग आइए, खाचकल्ला आइए, आलमगंज आइए, फुलवारी शरीफ आइए, किशनगंज चलिए, भागलपुर चलिए। तो इसीलिए मेरा कहने का जब अल्पसंख्यकों की बात हुई तो खुर्शीद भाई ने एक और सवाल भेजा है, मुझे लगता है एक और है। वो कह रहे हैं कि जो दलित समाज के जो हमारे भाई हैं, उनके हालात जो थे वो 100 साल पहले जो थे, क्या आज भी वैसे हैं या उसमें कुछ बदलाव आया है? और दलित समाज की क्या समस्या है? जी सर। हाँ, दलित समाज की भी समस्या है। दलितों के जो जिस तरह से अल्पसंख्यक नेता लोग अल्पसंख्यक के बीच नहीं गए, उसी तरह से दलित नेता लोग भी जो थे, और जो बाबू जगजीवन राम की जब मृत्यु हुई थी, तो जगजीवन राम की मृत्यु हुई थी तो जगजीवन बाबू के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैंने कर्पूरी जी को पालीगंज में दिया था। जब जब जगजीवन बाबू का निधन हुआ था तो हम लोग पैदल यात्रा में थे, कर्पूरी ठाकुर की मीटिंग चल रही थी और सबसे पहले मैंने जगजीवन बाबू के बारे में बताया था। दलित नेता का भी वही हाल रहा। आज दलित नेता भी दलितों के बीच नहीं जाते हैं, ये सच्चाई है। दलितों के बीच नहीं जाते हैं, दलितों का हालचाल नहीं लेते हैं। वो जाते हैं किसके यहाँ? जहां उनको सेंट पाउडर वाले लोग मिलते हैं। इसलिए दलित नेता भी दलितों के बीच नहीं जाते हैं, केवल अपना फोकस बनाने के लिए कहते हैं कि हम दलित नेता हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि बेलछी में कांड हुआ था तो क्या आप गए थे वहां? आप जानते हैं बेलछी कांड कैसे हुआ था? सवाल मेरा है, कोई नहीं जानता है। ओ हो गया। तो इसीलिए लोग दलित नेता भी दलितों से दोस्ती कम करते हैं, और जो गैर दलित हैं अपना गेटिंग सेटिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब रामविलास पासवान जी अब दिवंगत हो गए, उनके बारे में हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन रामविलास पासवान के इर्द गिर्द कौन लोग रहते थे? बाबू जगजीवन राम के इर्द गिर्द कौन लोग रहते थे? बिहार में जो मुंगेरी लाल थे, दलित के बहुत बड़े नेता थे, उनका जो दुर्गति हुआ अंतिम समय, जो यहाँ दुर्गति हुआ बिहार में दलित नेता की, वो हम क्या बोले? हम नहीं बोले, ये तो समझने की बात है। दिग्गाम में रहते थे मुंगेरी लाल, उनका क्या अंतिम समय में कितना दुर्गति हुआ। इसलिए दलित लोगों ने भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके दलित नेताओं ने दलितों के नाम पर केवल वोट लिया और दलितों को कुछ दिया नहीं। ये मेरा कहना है। थैंक यू सर। और भी हम सवाल लेंगे दोस्तों। अगर आपको रामाशीष ठाकुर, सोशलिस्ट नेता, जो पिछले 4 दशक से भी ज्यादा जमीन पर पटना और बिहार के विभिन्न इलाकों में काम कर रहे हैं, और जिस लोगों के लिए इन्होंने अपना खून बहाया, अपनी कुर्बानी दी, अपनी जिंदगी को न्यौछावर किया, उनमें से बहुत सारे लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं और रामाशीष ठाकुर को अब वो लोग पहचानने से इनकार कर दिए हैं। लेकिन जो जनता का पत्रकार है, जो जिनका जनता से सरोकार है, वो रामाशीष ठाकुर जैसे जो चलते फिरते, जो पूरे इतिहास को अपने सीने में सजोए हुए हैं, उनसे कभी ना कभी जरूर बात करेंगे, उनसे सारी बातों को जानेंगे। दोस्तों, हमारे पास अभी 20 मिनट और टाइम बचा हुआ है, हम लोग और बहुत सारे सवाल लेंगे। तो सर, एक सवाल आप ये बताइए कि पटना यूनिवर्सिटी में जब उस जमाने में आए तो उस जमाने में पिछड़ा और दलित समाज से लोगों को आना और पढ़ना ये बहुत बड़ी बात थी। तो आपके साथ क्या, आपके बैकवर्ड क्लासेस से आने की वजह से क्या आपके साथ किसी ने भेदभाव किया, या आपके परिवार वाले लोगों ने किसी तरह से जात बिरादरी के नाम पे आपके साथ किसी ने भेदभाव किया? आपके क्लासमेट,
आपके इलाके के लोग, आपके गांव के लोगों ने इस तरह की कोई आपके साथ कोई खट्टा मीठा अनुभव है तो वो भी हमारे हमारे जो दोस्त लोग ये आपको सुन रहे हैं उनको और देख रहे हैं उनको बताइए जी। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि जब हम देहात से आए थे तो हम कुर्ता पैजामा पहनते थे, देहाती कपड़ा पहनते थे। तो जब क्लास में जो बैठते थे और उसमें हम टिकी रखते थे, शिखा रखते थे। तो एक मिलर स्कूल के हमारे स्टूडेंट थे, क्लास में कैसे होता उस तरह से, तो मेरा पीछे से टिकी खींचता था। तो हमने कहा भाई मेरा कहा हमारा टिकी कहाँ खींचता है, तो हमको खराब लगता था। मैंने हंसी मजाक में जो क्लासमेट्स का जो तरीका है वो होता था। तो हमारे मित्र लोगों ने कहा कि ऐसा करो तुम टिकी कटा लो। ठीक, अब हमको लगा दिमाग में कि बताइए उसके डर से हम टिक्की कटा लगे। हमने टिक्की नहीं कटाया, कहा कि लड़ाई झगड़ा मत करो। फिर उसके बाद कहा कि जो जब कॉलेज में आए हैं, कॉलेज में पढ़ते हो तो तुम भी फुल पैंट शर्ट ये सब जो है बेल बॉटम जो होता था उस जमाने में, अमिताभ बच्चन का जो 36 इंची का मोहरी और जो वो बड़ा बड़ा कॉलर वाला कपड़ा, तो हमने भी अपने साथियों की राय से हमने भी अपना हुलिया चेंज कर लिया और हम भी बिल्कुल अप टू डेट हो गए। तो सारा सिस्टम, हालांकि हमको भेदभाव नहीं महसूस हुआ। हम चूंकि हमारा कुछ ऐसा सर्किल था, भेदभाव हमको पर्सनली महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो टीम थी, जो देहात के लड़के हम लोग थे, सब एक मत रहते थे। हाँ एक बात हुआ था, जब ललन सिंह ने पिस्टल दिखाया था बालमुकुंद शर्मा को, तो यूनिवर्सिटी में हुआ कि बताइए फर्स्ट ईयर के लड़का ने बालमुकुंद शर्मा को पिस्टल दिखा दिया। तो हल्ला हुआ कि अब तो बैकवर्ड पर शामिल बैकवर्ड लोगों को दिक्कत होगा। लेकिन चूंकि हम लोग पूरा यूनाइट थे, हालांकि हम लोग को ऐसा कुछ नहीं फील हुआ पटना यूनिवर्सिटी में। और जो हमारे जो शिक्षक लोग थे पटना यूनिवर्सिटी में, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंदोलन वगैरह में चूंकि रहने की वजह से थोड़ा सा बोल्डनेस हम लोग को था ही। अब बॉबी फिल्म लगा था बीना सिनेमा में, तो हमारे ही मित्र लड़के थे साथी विनय सिंह और नवल सिंह, यही दोनों गए थे सिनेमा देखने बॉबी। वहां ब्लैक के लोगों से मारे पिट्टी हो गया। उसके बाद जो है हम लोग आंदोलन हो गया, सिनेमा सातों सिनेमा हॉल के मालिक लोग बैठे, VC बैठे, उसके बाद लालू जी बैठे, सब लोगों के राय से अलग स्टूडेंट काउंटर बना सब सिनेमा हॉल में। तो ये सब हुआ, आंदोलन शुरू हो गया। तो हम लोग जो है अपना जिसका भी योगदान था सब हम लोग करते थे और प्लानिंग में रहते थे। जेपी आंदोलन की जो प्लानिंग होती थी, क्योंकि मेरा डेरा था काजीपुर में, शीतल यादव के मकान में रहता था। और काजीपुर एक जमाने में कम्युनिस्ट का गढ़ था, और लोग कहते थे कि मास्को के सेन हुए, सुनील मुखर्जी हुए, आपको सारे लोग आते थे काजीपुर। और एक फासिस्ट विरोधी सम्मेलन जबरदस्त हुआ था, पूरा पटना लाल हो गया था। गांधी मैदान में कम्युनिस्टों ने फासिस्ट विरोधी आंदोलन किया था और पूरा लाल हो गया था पटना। तो ये सब बात था। तो हम तो आंदोलन के खानदानी धारा में रहे। और कम्युनिस्ट लोग, जो कम्युनिस्ट नेता लोग थे, बहुत सारे लोग गैर कम्युनिस्ट हो गए और जाकर के खुल्लम खुला पहले इंदिरा गांधी के शरण में जाकर के, और कांग्रेस के चमनिया मेंबर बन गए, कुछ कांग्रेस में शामिल हो गए। अब बाकी समय के हिसाब से अभी बहुत सारे कम्युनिस्ट जो है वो आंदोलनकारी कहते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं और भाजपा के लिए ऑनलाइन है। क्या कहिएगा उसको? तो इसलिए सब है, हालांकि हमको ऐसा कोई भेदभाव नहीं हुआ। जी 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 सर, एक और बहुत ही भारत का जो इतिहास है उसमें 1975 जो है, जून 1975, वो बहुत ही काला और स्याह दिन है। उस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी को नाफिज किया था, उसको थोप दिया था, और रातों रात देश के जो बड़े बड़े जो नेता थे उनको उन्होंने गिरफ्तार किया था। उन्होंने लोगों के जो अधिकार हैं उसको खत्म कर दिया था। अल्पसंख्यकों को, गरीबों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी की थी। और जो छात्र नेता थे, जो मजदूर नेता थे, जो किसान नेता थे, जो सरकार की हर बात में हाँ नहीं बोलते थे, उन लोगों को मारा पीटा, जेल के अंदर बंद किया। तो रामाशीष ठाकुर जी, आपका वो दौर जो था वो जवानी का दौर था, पटना यूनिवर्सिटी में थे, जेपी आंदोलन के आसपास आप आ चुके थे। कुछ उस जमाने की कुछ स्मृति हो तो आप जरा ये भी हमारे जो नौजवान साथी जो देख रहे हैं, जो उस जमाने में पैदा नहीं हुए थे, उनको भी थोड़ा सा आप उन जमाने की ज्यादतियों का और उस जमाने के जो क्रूरता था उसके बारे में भी बताइए जी। देखिए, हिंदुस्तान की जो खुफिया है, अब मैं कुछ खुफिया के बारे में बोलता हूँ। हिंदुस्तान में CID पूरी तरह फेल है।
और बिहार में तो और फेल है सीआईडी वालों को पता नहीं रहता कुछ कि कहाँ क्या हो रहा है। और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी और सारे नेता लोग जेल में पकड़ाए, एक हम ही थे बिहार में अभी आपके सामने जो हमको इंदिरा गांधी की पुलिस नहीं पकड़ सकी, और बाकायदा सारा प्लानिंग में रहते, सब कुछ में रहते, इंदिरा गांधी की पुलिस हमको नहीं पकड़ सकी। आज हम बोल्डली बात को बोल रहे हैं। सिक्योरिटी सिस्टम इनका शुरू से गड़बड़ है और पत्रकारों को धमका करके आज दहशत में पत्रकार हैं। आज अखबारों के जो पत्रकार हैं, मीडिया को सरकार से इतना ज्यादा डर है, पत्रकार लोग बोलते नहीं हैं। यहाँ अक्षर नहीं शब्द यहाँ बिकता है, क्या लिखना है क्या समझना है, सरकार के लोग वहां बैठकर डिक्टेशन देते हैं। तो इसलिए अभी इंदिरा गांधी के जमाने में जो इमरजेंसी लगा था उससे अभी पूरे देश में बदतर स्थिति है मेरे हिसाब से। अब इस बात से अगर आप नहीं महसूस कीजिएगा तो मत कीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में जो आतंक था उससे ज्यादा आतंक अभी है, खास करके मीडिया के सामने। मीडिया को इन्होंने खत्म कर दिया। और अभी हाल में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के बारे में जो रविशंकर जी का बयान आया, रविशंकर जो हमें बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि रविशंकर जी याद कीजिए, जब आप यहाँ जेपी आंदोलन में थे, पटना विश्वविद्यालय में थे, तो जो कांग्रेस का जो इमरजेंसी हुआ था उस दिन आप कहाँ थे और इमरजेंसी के बारे में आपकी क्या सोच थी। और आज जो सोशल मीडिया को आप जो धमका रहे हैं, तो सोशल मीडिया तो उस जमाने में नहीं था, उसमें प्रेस था, आर्यावर्त था, प्रदीप था, सर्च लाइट था, ये सारे अखबार के लोगों को जो इंदिरा जी का डर था, इतना खौफ था कि बेल्छी में जब कांड हुआ था 27 मई 1977 को, तो बीबीसी ने पहले ब्रॉडकास्ट किया था। इंदिरा जी का डर, इंदिरा जी का इतना खौफ था पत्रकारों में कि बेल्छी में कांड होने के बाद 27 मई 77 को हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के पत्रकार, और आज जो पत्रकार हैं वो बूढ़े हो गए, कुछ पत्रकार लोग तो दुनिया से चले गए, क्योंकि हमारी ही जब 65 साल उम्र है तो जो सीनियर जर्नलिस्ट थे सारे लोग दुनिया में नहीं है। और इंदिरा जी का इतना डर था पत्रकारों को कि पत्रकार बेचारे दबी जुबान से भी बेल्छी कांड के बारे में चर्चा नहीं किए। और बीबीसी ने सबसे पहले जब कहा, तब यहाँ के पत्रकार, थोड़ा बंबई के पत्रकार, गुजरात के पत्रकार, बंगाल के पत्रकार, ये जो है कुछ बोलना शुरू किए कि हाँ बेल्छी में कांड हुआ, बेल्छी में कांड हुआ। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से देश की जनता को, खास करके युवाओं को जो मैं कहना चाहता हूं, और रविशंकर को कहना चाहता हूं, रविशंकर जी आप याद कीजिए, आप आजकल का जब आप कैसे झुकते थे, कैसे भागते थे, और किस तरह से आप कांग्रेसी के डर से आप जो है छिपते थे। रवि जी आप मंत्री हो गए हैं, लेकिन सच्चाई होता है। सोशल मीडिया के पक्ष में मैं खड़ा हूं। अगर सोशल मीडिया अगर नहीं होता इस देश में तो मेरे जैसा व्यक्ति को कोई नहीं जानता। इसलिए रविशंकर को मैं कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के बारे में जो आपका नजर है और नजरिया है, बदलिए, नहीं तो कोई जोड़ेगा, 2 जोड़ 2 4 होगा, न 3 होगा न 5 होगा। इसलिए रविशंकर जी आप मंत्री हो सकते हैं, आप किसी को फांसी दिलवा सकते हैं, वकील भी हैं। आप कैसे वकील बने हैं यह हमसे कम से कम छिपा हुआ नहीं है। इसलिए कि मैं डगरिंग हूं और डगरिंग से कोख नहीं छिपता है। इसलिए रविशंकर जी सोशल मीडिया के बारे में जो आपका नजर और नजरिया है वो 100% गलत है, और सोशल मीडिया को बढ़ाने की जरूरत है। और सोशल मीडिया आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से बढ़ करके सोशल मीडिया आज पूरे दुनिया में गरीबों की लड़ाई, गरीबों की लाचारी, बेबसी, गरीबों की समस्या को उठा रहा है सोशल मीडिया पर। वैसे लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति है, और रविशंकर जी को अपना नजर और नजरिया में को बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा आपको, नहीं तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। सर एक सवाल और ये भी है कि जो इमरजेंसी के बाद में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उस दौर में आप लोगों ने कैसे इतनी बड़ी जनमत पाई और लोग कैसे आपके साथ आ गए, उसके लिए क्या क्या काम हुआ, जरा उस जमाने की कुछ स्मृतियों को याद कीजिए सर जी।
हाँ, इमरजेंसी के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो लोगों में एक नया उत्साह हुआ और लोगों में उसमें जोश था कि अब तो सरकार बदल गई। इंदिरा गांधी से लोग त्रस्त थे, इंदिरा गांधी से मुक्ति मिली और सारे लोगों में एक विश्वास जगा कि अब जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कालक्रम के हिसाब से जो दलाल लोग थे, ठेकेदार लोग थे, जो समाज के असामाजिक तत्व लोग थे, उन्होंने सरकार जनता पार्टी की जब शासन बनी तो जो असामाजिक तत्व थे वो धीरे धीरे गोलबंद हो गए। और अभी भी यही होता है। आज मंत्री के यहाँ चले जाइए, किसी भी मंत्री के यहाँ, चाहे केंद्र के मंत्री के यहाँ, चाहे बिहार में मंत्री के यहाँ, कोई अच्छा आदमी मिलेगा क्या? उसको अच्छा आदमी क्या जरूरत है मंत्री से? अच्छा सब चोर उचक्का लंपट जो है ये लोग मंत्री को घेरे हुए रहता है। सवेरे उठा, गाड़ी लेकर के ठेकेदार दलाल पहुंच गया और चमचागिरी करना शुरू कर दिया, यही सब धंधा। तो जनता पार्टी की जब सरकार बनी और मोरारजी भाई प्रधानमंत्री हुए, चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री हुए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके प्रति काफी श्रद्धा थी, श्रद्धा है आज भी। अटल जी विदेश मंत्री हुए, उन्होंने पूरे दुनिया में हिंदी को आगे बढ़ाया, अटल जी के प्रति काफी। लेकिन अटल जी जैसे लोगों को जो भाजपाइयों ने साइड कर दिया, धीरे धीरे भाजपाई लोगों ने ही साइड किया। अभी देखिए, क्योंकि आप बहुत बात छेड़ दिए हैं इसलिए हम कहते हैं प्रोफेसर बलराज मधोक एक बहुत बड़ा नाम है पूरे दुनिया में। ये जो अभी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी किताब सर प्रोफेसर बलराज मधोक की किताब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इंडियनाइजेशन हाँ, किताब उन्होंने लिखी है और बहुत सारी उन्होंने जी हाँ, इंटेलेक्चुअल थे जी हाँ, जी जी हाँ, जी बिल्कुल। जनसंघ तो के बलराज प्रेसिडेंट भी थे। मधोक, आप अच्छा देखिए, बलराज मधोक को कोई भाजपाई जानता है क्या? मैं दिल्ली में था, बलराज मधोक की जब मृत्यु हुई थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, आप जानते हैं, हिस्ट्री के हेड थे वो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस कॉलेज में थे ओ। लेकिन बलराज मधोक के लिए इन भाजपाइयों ने, नरेंद्र मोदी के चेलों ने एक घड़ियाली आंसू भी नहीं बहाया। इस वीडियो के माध्यम से और आपके माध्यम से मेरा ये आरोप है भाजपाइयों पर। जिस बलराज मधोक ने, मुझको बलराज मधोक का भाषण पटना में सुनने का मौका मिला था। बलराज मधोक जैसे ये कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ये बड़ा बड़ा मूर्तियां लगा रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल का हमने लगाया, हमने अभी हाल में कह रहा है कि राम जी का मूर्ति इतना बड़ा अयोध्या में लगेगा कि पूरे दुनिया में राम जी के बारे में लोग जानेगा। अरे अरे बेवकूफ कहीं का, राम जी का लंबा मूर्ति लगाने से तू राम जी को छोटा करेगा कि बड़ा करेगा, ये बताओ। इसलिए ये सब जो है भाजपाइयों की चाल है। ये भाजपा तो एक समझिए अपने पूर्वज को सदा के लिए भुला दिया। भाजपाई के नेता लोग जो है ये आरएसएस के लोग हैं, किसी अपने पुराने गरीब कार्यकर्ता को पहचानते हैं क्या? मेरा सवाल है इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से। तो भाजपा में वो चोर पकेटमार गुंडा उचक्का ये सभी लोगों का मंत्रियों के यहाँ जमावड़ा है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? एक खबर जो है मीडिया में बहुत आदमी, चूंकि मीडिया को लोग धमका दिया है और सोशल मीडिया को रविशंकर ने धमका दिया कि कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा उसको हम जेल में डाल देंगे, उसको तंग करेंगे, उस पर मुकदमा करेंगे। रविशंकर, मैं आपको चुनौती देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल इस माध्यम से, हिम्मत है तुमको रविशंकर जी, आप मेरे सीनियर रहे हैं और आपकी इज्जत मैं करता हूं, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं रविशंकर जी कि आप अगर सोशल मीडिया को छूने की कोशिश करेंगे तो आप जो है इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे रविशंकर जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आपका जो ध्यान मैंने देखा है, आप तो कटे कटे रहते हैं। आप पटना साहिब के एमपी हैं, पटना साहिब के कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं क्या? आप जो है रूपस मरुआही जाते हैं तो केवल बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं, बख्तियारपुर विधानसभा जाते हैं तो आप केवल बड़े लोगों के बाल बच्चों से मुलाकात करते हैं, रसगुल्ला चाहते हैं। लेकिन जो गरीब कार्यकर्ता, आपका जो कार्यकर्ता, मेरा कार्यकर्ता नहीं, आपके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो गरीब कार्यकर्ता हैं, उनके दरवाजे पर कभी आपने जाने की कोशिश किया है? मेरा पटना साहिब के एमपी रविशंकर से सवाल है, और मेरा यह भी सवाल है रविशंकर जी, क्या किसी कार्यकर्ता को अपने डेरा पर कभी चाय के लिए भी बुलाया है? मेरा सवाल है। खैर वो सब बात छोड़ दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं है।
हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और सर, जो जी जी बात है सर, तो बिहार कहना अगर में बगावत है तो समझो हम भी भागी हैं। सर, बिहार में सामाजिक न्याय की जी राजनीति, उसका इतिहास कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक हम श्री कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, उनके कामों के, उनके योगदान के बारे में हम चर्चा ना करें और उसको याद न करें। बिल्कुल तो श्री कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के बिल्कुल मुख्यमंत्री कई बार बने, उन्होंने समाज में परिवर्तन लाया, बहुत सारे अच्छे उन्होंने पॉलिसीज बनाई, गरीबों को ध्यान में रख के बनाया, और उन्होंने एकदम सादगी वाली जिंदगी जी, जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। तो क्या ये बातें जो है ये सच बिल्कुल हैं? आपके उनके व्यक्तिगत अनुभव क्या हैं? जरा आप श्री कर्पूरी ठाकुर के बारे में। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए कर्पूरी को तो इतना सीधा थे। एक बार की बात है, कर्पूरी जब गाड़ी में बैठते थे किसी को साथ ले लेते थे, गरीब रहे चाहे अमीर रहे किसी को ले लेते। आज के जो मंत्री हैं, चाहे केंद्र का मंत्री चाहे बिहार का मंत्री, किसी गरीब कार्यकर्ता को अपने साथ ले जाते हैं कहीं? इसलिए नहीं ले जाते हैं, उसका कारण है, कार्यकर्ता को मंत्री को साथ नहीं ले जाते हैं इसलिए कि उनका पोल खुल जाए, क्योंकि वो तो गलत काम रहते हैं, उनके टीम में तो गलत लोग हैं। तो कार्यकर्ता तो अपना ईमान नहीं बेचेगा, कार्यकर्ता भंडा फोड़ देगा। इसलिए कर्पूरी ठाकुर को कोई लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। ये सत्ताधारी लोग, चाहे केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं और चाहे बिहार के ये लोग हैं, जो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कालाबाजारी कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, कर्पूरी ठाकुर को मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, इमोशनल ब्लैकमेलिंग सोसाइटी। ये लोग जो है इमोशनल ब्लैकमेलर हैं, और इमोशन के आधार पर, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर सारा आदमी चुप रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जनता का शोषण करो, ये है कर्पूरी ठाकुर का। अगर लेकिन एक सर वो पैसा तो भी शोषण, जी अगर सर, इन वो लोगों में आ शोषण जाता वाली बात, जी सर, वो तो शोषण वाली बात तो बिल्कुल सही जी है। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी कोई हाँ स्मृति कर्पूरी जी को आपने कैसे देखा, कैसा भाषण देते थे, क्या करते थे? अगर उसके बारे में आपके उस जमाने की कुछ बात हो तो जरा ये हमारे जो साथी ये देख रहे हैं आपके साथ, वो सुनना चाहेंगे। जी जी। हाँ, कर्पूरी ठाकुर जब बोलते थे, और खास ये कर्पूरी ठाकुर हमको मानते थे एक ही बात से, वो लिखाते थे 3-3 4-4 पन्ना, और जब वो लिखवाते थे, डिक्टेशन देते थे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, तो मैं लिखने वाला होता था, और 2-2 3-3 पन्ना लिखवाते थे वो, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। और उसके बाद लिखावट को चेक करते थे, हर्षिकार, दीर्घिकार, एकार, वकार, अनुसार, विसर्ग, समझे कि नहीं, ये सब चेक करते थे। और उनकी मंशा रहती थी कि हमारी जो चिट्ठी जायका नहीं रहे, और शुद्धता की गारंटी उनके चिट्ठी में रहता था। तो एक पन्ना चिट्ठी भी लिखवाते थे, किसी को चिट्ठी भी भेजते थे, तो वो अपने से वो करेक्शन करते थे, और करेक्शन करने के बाद जब करेक्शन हो जाता था तब उसको फाइनल करके ओके करके थे, तब कहते थे, जो रामचंद्र ठाकुर के जो टाइपिस्ट थे वो कहते थे, रामचंद्र बाबू शुद्ध हो गया ना। उनका कहना था कि कर्पूरी ठाकुर जब चिट्ठी जब किन्हीं के यहाँ जाएगी तो लोग कहे किसने चिट्ठी लिखा, तो कर्पूरी ठाकुर ने लिखा। अगर अशुद्धि रहेगी तो मेरी शिकायत होगी, मेरी बदनामी होगी, इसलिए वो बिल्कुल शुद्ध शुद्ध लिखते थे। और व्याकरण में हम लोगों ने पढ़ा है, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्धता की के लिए। लेकिन आज तो स्थिति बदल गई है, अब शुद्धता तो है नहीं, कैसे लिख दो। सर आप और सर आप कर्पूरी जी से कैसे करीब आए? आपने उनको कैसे जाना? आपने उनके लिए पत्र लिखे, लेकिन वो पत्र लिखने के बीच का जो सफर है, जब उनको जाने और पत्र लिखने के क्रम में आप इतने करीब में हुए, तो कैसे आप लोग एक दूसरे के इतने करीब आए? जी सर, जरा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए सर। देखिए, उसमें हम लोग जब जनता पार्टी में थे तो जनता पार्टी, फिर जनता यश बना, राजनारायण जी ने जनता यश बनाया, जनता सेकुलर जानवे करते हैं। फिर जनता यश के बाद फिर दलित मजदूर किसान पार्टी बना, दमकिप्पा बना, फिर लोक दल क च बना, तो लोक दल क में कर्पूरी ठाकुर थे। तो हम लोग इसी तरह से नजदीक होते गए, और उसके बाद जो है पार्टी उर्टी से मैं बड़ा इंटरेस्ट, चूंकि देहात के रहने वाले लड़के ही आज पटना में जो भी रैली होती है, एक बात हम बता रहे हैं आपको कि जो लोकल आदमी है
वो रैली में नहीं जाता है, बाहर के लोग ही आते हैं रैली में, और अपना रेल से, बस से, पैदल, और वही भीड़ लगाते हैं, लेकिन लोकल लोग नहीं जाते हैं। तो हम लोग को चूंकि राजनीतिक चस्का लग गया था, इसलिए कर्पूरी जी का डेरा था 1 नंबर देश रत्न मार्ग में, तो जाते थे तो वहाँ खास करके हमसे प्रभावित हो गए थे लिखने के चलते, क्योंकि हम शुद्ध लिखते थे और कहते थे कमाल शुद्ध लिखते थे, कमाल शुद्ध लिखते हैं, तो इसीलिए हमसे प्रभावित थे और आते जाते हो गया। ऐसा मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी नहीं था, कुर्सी के पीछे हम कभी भागे नहीं, ये रहा मेरी कमजोरी रही। बहुत सारे लोग कुर्सी पाने के लिए सवेरे शाम दोपहरी आगे पीछे चमचागिरी करते हैं, हमसे वही पार नहीं लगता है, सबसे बड़ा अच्छा सर, दिक्कत है। एक मेरे चीज साथ बताइए, थोड़ा खराबी है। कर्पूरी जी का जो पिछड़ा आंदोलन है उसमें उनका क्या योगदान है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब बिहार में पिछड़ा आंदोलन जो है वो 1990 से शुरू हुआ, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का मानना है कि 1990 में जो आंदोलन शुरू हुआ उसकी नींव कर्पूरी ठाकुर ने ऑलरेडी बिहार के अंदर में रख दी थी। तो शुरुआत 90 से नहीं होना चाहिए, शुरुआत कर्पूरी जी से होना चाहिए, शायद उससे भी पहले होना चाहिए। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? हाँ, कर्पूरी जो देखिए, जहां जहां दल, एक बार की बात है, एक बस्ती है बाढ़े, अब तो बेलछी नालंदा जिला हो गया, महमूदा बस्ती, महमूदा, वो बेलदार की बस्ती है, वहां भी कर्पूरी जी गए थे, अक्सर जाते थे वो। कभी कभी वो जो गरीबों की मीटिंग होती थी तो दूसरे लोग भी उनके यहाँ जाते, दूसरे लोगों की मीटिंग में भी कभी कभी वो चले जाते थे। वैसे ही टाल क्षेत्र में जब गरीबों का जब दलन होता था, दमन होता था, तो उन्होंने एक बार हरिजनों को बंदूक देने की बात कह दी कि हरिजन लोगों को बंदूक देंगे, दलित लोगों को बंदूक देंगे, तब वो अपना हिफाजत करेगा, अपनी हिफाजत। उसके चलते बड़ी उनकी प्रतिक्रिया हुई थी लोगों की कि कर्पूरी ठाकुर जो है खूनी बात कर रहे हैं, बंदूक देने की बात कर रहे हैं दलितों को, इससे तो हिंसा बढ़ेगा समाज में। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने उन लोगों को समझाया, और नतीजा है कि बाद में सारे लोग उसी हिसाब से काम करने लगे। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ही लोग सब खेलने लगे, तो बैकवर्ड लोग जाते थे, उनकी स्थिति बहुत खराब रहती थी। तो लोगों ने कर्पूरी जी ने महसूस किया कि सही माने में जो है बैकवर्डों को अधिकार मिलना चाहिए, इसीलिए वो पिछड़ा के प्रति उनका थोड़ा सा नजरिया हुआ, बदला था। अच्छा, जी जी। अच्छा, वो कर्पूरी जी ने जो रिजर्वेशंस का फॉर्मूला लाया था, जिस तरह से वो अंग्रेजी को उन्होंने, जो कंपलसरी पेपर होता था उसको उन्होंने हटाया ताकि बच्चे फेल ना करे, खासकर पिछड़े और गरीब समाज के बच्चे आगे आए, तो उनकी जो पॉलिसीज थी जो जनता के हक में थी उसको लेके ऊंची जातियों में बड़ा उसका रोष हुआ। तो उस जमाने की कुछ ऐसी स्मृति हो तो आप जरा वो भी शेयर कीजिए। हाँ, तो कर्पूरी जी ने अंग्रेजी को इसलिए हटाया कि अंग्रेजी के चलते जो गरीब गुरबा लोग थे वो बहुत सारे मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे, और उनकी पढ़ाई आज जो देख रहे हैं बहुत सारे जो अफसर हुए हैं वो अंग्रेजी हटने के बाद वो मैट्रिक किए, आईए किए, बीए किए और कमीशन वगैरह में गए, इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर हुए। तो गरीब गुरबा लोग अंग्रेजी में कमजोर होते थे, इसलिए कर्पूरी जी ने महसूस किया हृदय से कि अगर अंग्रेजी को अगर हम थोड़ा सा हटा देते हैं, अंग्रेजी को हटा देते हैं, तो बहुत सारे जो गरीब लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं, और अंग्रेजी पढ़ाने वाले लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, और अंग्रेजी जो पढ़ाते थे टीचर लोग, वो खास करके गरीब बच्चों को, क्योंकि अंग्रेजी में कमजोर रहते थे तो उनको नहीं पढ़ाते थे ठीक से, इसलिए कर्पूरी जी ने सोचा कि ऐसा करो कि अंग्रेजी को जो है थोड़ा सा हटा दो, और देखते हैं उसके बाद यही रफ्तार पकड़ लिया पूरे बिहार में। जो अंग्रेजी में जो फेल होते थे वो लड़के पास हो गए मैट्रिक, उसके बाद आईए किए, बीए किए, और उसके बाद एमए किए, बहुत सारे प्रोफेसर हो गए, बहुत सारे डीएसपी हो गए, डिप्टी कलेक्टर हो गए, कमीशन वगैरह में आगे बढ़ने लगे। यही सोच उनकी थी कि अंग्रेजी के चलते हमारे गरीब लोग जो है नहीं पढ़ पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए उनका ये जो फार्मूला है बिल्कुल कामयाब फार्मूला रहा है। और आज भी अंग्रेजी के प्रति, अब कोई मुसर है कहने के लिए तो मुसर लोग आगे बढ़ गए, जितना मांझी कहते हैं कि मुसर के नेता है, लेकिन सच्चाई है कि मुसर से उनको कोई लेना देना नहीं रहा। जितना मांझी को कभी मुसर से कोई मतलब रहा है क्या? मुसर की लड़ाई लड़ते थे, यहाँ मुसर सेवा संघ बनाए थे उदय नारायण चौधरी, हम लोग जानते हैं,
ये फुलवारी से में रहते उदय नारायण चौधरी जो थे, जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उदय नारायण चौधरी सबसे पहले बिहार में मुसहर लोगों के लिए लड़ाई शुरू किया। लेकिन कहिए, अब जीतनराम मांझी संजोग से मुख्यमंत्री हो गए, वो बात अलग है, लेकिन मुसहरों के लिए जीतनराम मांझी ने कुछ नहीं किया। ये सच्चाई है, इस बात से आदमी को तकलीफ हो जाएगा। तो सच सच नहीं बोलना चाहिए। कहा गया सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रियम। जो सत्य अप्रिय लगे वह बात नहीं बोलना चाहिए। ये संस्कृत का श्लोक है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रियम। जो सत्य अप्रिय लगे वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग जैसा आदमी कभी कभी बुला जाता है, बर्दाश्त नहीं हमें होता है। आपके बारे में ये भी कुछ जानकारी हासिल हुई है कि आप जो समाजवादी पार्टी या जो उस जमाने में जनता दल जो बना हुआ था, उसमें आप बीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी के साथ भी आपने उनके दौर को भी देखा है और उनके साथ भी आप किसी न किसी तौर से जुड़े हुए थे। तो उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें, अगर बीपी सिंह या चंद्रशेखर जी से जुड़ी हुई की बातें, उनके योगदान के बारे में कुछ हो तो बताइए। बीपी सिंह के बारे में बताते हैं आपको कि बीपी सिंह का एक प्रोग्राम था विद्यापति भवन में। तो बीपी सिंह स्टेज पर से बोले कि हमारे लोग जो है प्रेस में जा करके कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं। तो हम नीचे में बैठे हुए थे, हम तुरंत उठे, हमने कहा कि बीपी सिंह जी आप बताइए, नाम बताइए, कौन लोग अखबार में जाके बयान देते हैं आपके लोग। अब हुआ हंगामा, कहा कि बताइए। बीपी सिंह के सामने इस आदमी ने क्रॉस कर दिया, रामाशीष ठाकुर ने। हम कहा क्यों नहीं क्रॉस करेंगे। बीपी सिंह ने जवाब दिया बाकायदा, वहां से मन से उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं इन्हीं लोगों को कह रहा हूँ कि ये लोग जो है अखबार में जाकर बयान दे देते हैं उल्टा पुल्टा। नतीजा है कि जवाब हमको देना पड़ता है। और तो सवाल है, जो चालाक चापलूस लोग और चालाक लोग जो होता है, हर पार्टी में घुस जाता है, घेरे रहता है और टॉप पर जाकर बगल में बैठ जाएगा, सट करके फोटो खिंचा लेगा। तो बीपी सिंह के टाइम में तैसी चंद्रशेखर जी जब रहते थे साउथ एवेन्यू में, तो चंद्रशेखर जी महान व्यक्ति थे। चंद्रशेखर जी के प्रति भी मेरी श्रद्धा है। इसलिए है कि चंद्रशेखर जी के यहाँ जब कोई दरवाजे पर जाता था तो कहते थे का हो, का हाल चाल बा, पटना के का हाल चाल बला बा, कहिया कहाँ ठहरल, ये सब पूछते थे चंद्रशेखर जी। आज के नेता में ये सब कहाँ है। अब दिल्ली में कोई जाता है तो एमएलए है, अति एमपी लोग है, मंत्री लोग है, वो किसी को ठहरने भी नहीं देता रात में। ये स्थिति बन गई है। तो अपनापन कार्यकर्ता और नेताओं के बीच जो खाई है इतनी चौड़ी हो गई है, इतनी चौड़ी हो गई है। अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी से उनके कलीग जो सहयोगी हैं, जो कैबिनेट मेंबर हैं, उनको भी मुलाकात नहीं हो सकती है। एक जमाना था कान में बतियाते थे लोग, आज क्या कोई नेता किसी से कान में बतियाता है। तो सवाल है, ये दूरी कार्यकर्ता और नेता के बीच की जो दूरी इतनी हो गई है, इतनी हो गई है कि जो दूरी हिमालय और जो सागर में जो दूरी है वही दूरी होती जा रही है। हालांकि ये गलत है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए सर, एक चीज और बताइए। बीपी सिंह जी का जो दौर है, जो उसको कहिए कि 1980 का आखिरी साल या 90 का जो शुरुआत है, वो कुछ मुद्दों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। जैसे आरक्षण, ओबीसी समाज के लिए आरक्षण लागू होना, उसके खिलाफ सवर्णों की तरफ से उसका विरोध होना, फिर मंदिर का इशू आया। तो वो दौर बहुत ही हलचल मचा हुआ था। उस दौर की जो स्मृतियां हैं, उस दौर में की जो अहम बातें हैं, कुछ आप हमारे नौजवान लोगों को बताना चाहते हैं। और आरक्षण को लेकर इतना ज्यादा हमला होता है, आप लोगों पर भी हमला होता होगा। आप लोगों ने आरक्षण के मुद्दे को कैसे डिफेंड किया, कैसे उसका बचाव किया, क्या क्या आपने तर्क दिए? जी देखिए, आरक्षण के सवाल पर जो है कुछ सिरफिरे लोग हैं समाज में, वो सिरफिरे लोग बेवजह जो है, ये आई सरकार तो आरक्षण को इसने खत्म कर दिया। ये बेसिकली तो हिंदुस्तान में ये जो मोदी की सरकार है, इसने तो आरक्षण को खत्म कर दिया। जेएनयू में क्या आरक्षण का नियम पालन है? कहीं कै गो प्रोफेसर है जेएनयू में? डीयू में कै गो प्रोफेसर आरक्षण वाले? पूरे हिंदुस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, क्या आरक्षण का फार्मूला वहां लागू है? कहता है कर्पूरी जी ने तो कम से कम मोटा मोटी यहाँ बिहार में लागू किया, उसके चलते उनको लोग गाली भी दिया और अभी भी लोग गाली देते हैं। तो कुछ तो गया,
कुछ तो प्रोफेसर हुए, कुछ तो टीचर हुए, कुछ तो सरकारी नौकरी में गए, डीएसपी हुए, डिप्टी कलेक्टर हुए, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जो है, जो डीएम है, जो एसपी हैं, कितने लोग हैं। इसलिए आरक्षण के बारे में तो ये लोग चाहते हैं, ये गलत नजरिया लोगों ने प्रचार किया आरक्षण के बारे में, कि आरक्षण अगर बढ़िया से लागू हो जाएगा तो हम लोगों का अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन अब गलत फहमी फैलाई गई, और गलत फहमी फैलाने वाले लोग आरक्षण के बारे में गलत फहमी फैला करके वीपी सिंह को भी गाली दिया, और जो आरक्षण के समर्थक थे पूरे देश में उनको भी गाली दिया कि आरक्षण के समर्थक जो है अच्छा आदमी नहीं होता है। जगजीवन बाबू ने एक बार यहाँ गांधी मैदान में भाषण में कहा था कि जो पूरे डॉक्टरों के बारे में खास कहा था कि इस बात का जांच किया जाए कि आरक्षण से जो बहाल डॉक्टर हैं उनसे, उनके ऑपरेशन से ज्यादा मरीज मरते हैं, या जो जनरल कोटि के जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उनसे ज्यादा मरीज मरते हैं। तो पता चल जाएगा। लोग प्रचार किया कि आरक्षण में जो आदमी आरक्षण से जो आया है उसकी योग्यता कम होती है, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। तो आरक्षण के बारे में कुछ सिरफिरे लोग, जो उन लोगों ने प्रचार किया पूरे देश के पैमाने पर, और इसके चलते आरक्षण के बारे में गलत नजरिया पेश किया गया। उसी तरह से उच्च वर्ग के बारे में भी समाज में कुछ लोगों ने उच्च वर्ग के बारे में प्रचार किया। नतीजा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की खाई और चौड़ी हो जाए, बैकवर्ड फॉरवर्ड से नहीं बात करे, फॉरवर्ड बैकवर्ड से नहीं बात करे। तो ये सब जो समाज के कुछ सिरफिरे लोग थे, आवाज भी हैं, उनका ही धंधा से सवेरे से शाम तक का प्रचार करना, गलतफहमी का फैलाना। अच्छा सर, एक और सवाल ये बताइए कि वो 90 का जो दौर था उस जमाने में लालू प्रसाद यादव जी बिहार की कमान संभाल लिए और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो उस जमाने में भी कुछ रस्साकसी हुई थी लीडरशिप को लेके। तो क्या ये बात लालू जी के अलावा और कोई भी प्रतिद्वंदी था या लालू जी ही थे उस लालू जमाने में? जी नहीं, लालू जी तो सर्वमान्य। लालू जी का किस्मत ऐसा है, या किस्मत अच्छा भी कहिए, बदकिस्मती भी कहिए। अब जब तक उनको बेल नहीं होता है तब तक तो दुनिया के सबसे बदकिस्मती व्यक्ति हैं लालू जी। लेकिन लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, संयोग हुआ, और उसमें चंद्रशेखर जी की भूमिका रही। लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में चंद्रशेखर जी ने अपना कर्ज उतारा, क्योंकि चंद्रशेखर जी को लालू जी ने कभी बुरा दिन में मदद किया था, ऐसी बात नहीं है। और दोनों छपरैया थे, छपरा जिला के थे। लालू जी भी छपरा, अरे आज में सिवान गोपालगंज छपरा लग हुआ है, बेसिकली तो पहले छपरे था। सब लोग छपरहिया हम लोग कहते थे, वो सब इधर आरे जिला उधर छपरा जिला। तो चंद्रशेखर जी ने अपना इलाकावाद किया लालू जी भी चंद्रशेखर जी को मदद किए, महाराजगंज में चंद्रशेखर जी को मदद किए। वोट गड़बड़ाल था तो लालू जी जाकर ठीक किए। तो ये सब अपना आपसी होता है। इसीलिए लोग कहता है कि नेता सब एक होता है, चाहे कोई पार्टी का हो। कोई पार्टी को अभी भी लोग जनता ही कहती है। जी अच्छा सर, एक चीज बताइए, लालू प्रसाद यादव का जो दौर था उस जमाने में जहां पूरे देश में दंगा हो रहा था अयोध्या मामला को लेके, उस दौर में दंगा नहीं हुआ, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी गई। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि उस जमाने में विकास नहीं हो पाया। तो लालू जी का जो दौर था 10 या 15 सालों का, राबड़ी देवी जी का, उस दौर को आप कैसे देखते हैं? उस दौर ने जो पिछड़ों के कितने आंसू पोंछे और कितना उन्होंने काम किया। जी देखिए लालू जी, देखिए अब सही बात तो यह है कि लालू जी एक तरह से शुरू से लापरवाह थे। लालू जी के सामने कोई कागज आता था, उस पर बिना पढ़े लोग दस्तखत करते थे। लालू जी की सबसे बड़ी खराबी थी, अच्छी बात नहीं थी जी, बिना कागज को पढ़ ले और दस्तखत करते थे। इसी चक्कर में बेचारे उनके मन में छल प्रपंच पेंच नहीं रहता था। आज लालू जी की जो दुर्गति हुई और लालू जी आज जो भोग रहे हैं, उसका मूल कारण है कि लालू जी के मन में लोगों के प्रति बहुत विश्वास रहता था। कोई साधारण आदमी भी लालू जी को था और बोल देता था, और उसके बाद लालू जी उस पर बिगड़ जाते थे, लेकिन फिर उसको बुला लेते थे। जैसे कर्पूरी जी से लोग भीड़ जाता था, कर्पूरी ठाकुर से भी लोग भीड़ता था। और जो पुराने उनके सहयोगी थे, वो खास करके बिहार में कपिल देव बाबू जो है बराबर कर्पूरी ठाकुर से भीड़ जाते थे, लेकिन कर्पूरी जी बुरा नहीं मानते थे।
तो कार्यकर्ता भी भिड़ जाता था। तो लालू जी से भी कोई कोई कार्यकर्ता भिड़ जाता था, लेकिन लालू जी में अति विश्वास में जो है ना, अति सर्वत्र वर्जयत, अति विश्वास में लालू जी कोई दुर्गति और कोर्ट का सम्मान करना है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं ज्यादा बोला जा सकता है। लेकिन नहीं नहीं जी 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 ठाकुर जी, ये बताइए कि लालू जी के दौर की कुछ कामयाबियों के बारे में बात बताइए, और कुछ ऐसी चीजें जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, जो आपकी उम्मीदें उनके साथ थी, जहां वो फेल हो गए, इस चीजों को जरा बताइए जी। हाँ बता रहे हैं। लालू जी अति विश्वास में लालू जी फेल हो गए, और लालू जी तो अपने कुछ करते नहीं थे, उनको जो कहता था अति विश्वास में लालू जी की दुर्गति हुई। जैसे जब लालू जी सत्ता से हट गए तो हमने लालू को कहा 4-5 आदमी के सामने कि लालू जी 15 साल आप गेट बंद रखे, तो जने गेट खुलल देखा उन्हें लोग ढूक गया। लालू जी कुछ नहीं बोले। लालू जी के ना आले ना आपसे बात हुआ है। तो लालू जी के साथ भी वही लाचारी हुई कि जो सही माने में जो जमीनी कार्यकर्ता थे वो लालू जी से दूर हो गए, और जमीनी कार्यकर्ता जब दूर हो गए तो कार्यकर्ता ही किसी भी दल के, किसी भी नेता के आंख कान होते हैं। और चापलूसी करने वाले लोग, जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, वो किसी को भी जिसके यहाँ जाएंगे। आज देखिए हमारे विजय कृष्ण समाजवादी नेता, वो भी बेउर जेल में है। विजय कृष्ण देखिए जेल में है, तो क्या कहिएगा इसको। ये दुर्भाग्य है कि विजय कृष्ण जैसा आदमी, जो पोस्टर साटने वाला आदमी, आज जेल में है। तो इस तरह से जो चालाक चालबाज लोग होते हैं, अब चूंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि कोर्ट में पेशकार के सामने, पेशकार जो है जज के सामने घूस लेता है, लेकिन इसको नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है हम ही बोल रहे हैं, हो सकता है हमको जेल, लेकिन हमको तो जेल फेल की परवाह हम करते नहीं है, इसलिए हम तो गोली खाकर रिटायर। अच्छा सर, एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए, बिहार में शायद नीतीश कुमार जी अब श्री कृष्ण बाबू का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, और शायद कुछ दिनों के बाद वो बिहार के सबसे ज्यादा दिनों तक चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनने का उनको एक एजाज उनको हासिल हो जाएगा। तो श्री नीतीश जी के जो मतलब जो दौर है, उनके दौर को आप कैसे देखते हैं? क्या इसने सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाया या सामाजिक न्याय आंदोलन को पीछे धकेल दिया? नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय के आंदोलन को धराशायी कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, अब खुल्लम खुल्ला मैं बोल रहा हूं, क्या मुख्यमंत्री निवास में किसी कार्यकर्ता का प्रवेश है? मेरा आपके माध्यम से ही सवाल है। बिहार में जो सीएम हाउस है, एक तो इन्होंने श्री बाबू का नाम लेते हैं, श्री बाबू के साथ बिरजू कहार रहता था। मैं खोल के बता रहा हूं, बिरजू कहार के बारे में लोग जानता है? नीतीश कुमार के साथ कौन कौन रहता है किसी को मालूम है? आम जनता का प्रवेश किसी कार्यालय में है क्या? एक कार्यालय सब भी इन्होंने गेट बंद कर दिया, रोड बंद कर दिया। ये जो नीतीश कुमार की नाकामयाबी है, आप एक अन्य मार्ग आप नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। खैर मैं तो जाता ही नहीं हूं, हमको कोई जरूरत भी नहीं है, मुख्यमंत्री से हमको क्या लेना देना है। इसलिए नीतीश कुमार न्याय आंदोलन को धराशायी कर दिया, दफन कर दिया। और नीतीश कुमार के यहाँ जो दरबारी लोग हैं, उनके चमचे लोग हैं, क्या उनकी संपत्ति के जांच वो कराएंगे? नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्या उनकी संपत्ति की जांच सीबीआई कराएंगे? नीतीश कुमार को इतना दम है? मैं आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने छेड़ दिया है तो कहा गया। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, आपके दौर में बिहार हो, वहां पर भी कमल छाप या जनसंघ या बीजेपी का कुछ वजूद नहीं था, देश में भी कुछ वजूद नहीं था। 84 तक उनके 2 ही एमपी जीत के आते थे। आज बीजेपी का परचम जो है, अगर कहा जाए तो पूरे देश के अधिकांश हिस्सों में सत्ता पे वो लोग काबिज हो गए हैं। बिहार में भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश चीफ मिनिस्टर भले ही हैं, लेकिन जो सत्ता की जो चाबी है और जो ड्राइविंग सीट है, जो स्टीयरिंग है, उस पे बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। और बिहार में भी संघ परिवार, संघ की जो शक्तियां हैं वो काफी बढ़ी हुई है। तो इनका इतना ज्यादा फूलना फलना
और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं उनके अंदर में कमजोरी आना, ये दो चीजें कैसे एक साथ चल रही है सर? देखिए, सामाजिक न्याय को तो मैंने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को दफन कर दिया। और ये मेरा कहना है, नीतीश कुमार बेसिकली वो, मैं बहुत बात नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि हम तो जाते नहीं हैं, इसे अगर कोई बोलेंगे तो कहिएगा सबूत आपके पास क्या है। तो जो चुप्पे चुप्पे बात होता है, तरह तरह बात होता है, तरह तरह काम होता है, और लेन देन के काम खाली तरह तरह होता है। इसमें तो आज उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग करोड़ों के मालिक हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा। कहां से पैसा आया? कल तक जिसको टुटल साइकिल नहीं जुटता था, है, आज वो चमचमाती कार पर कैसे घूम रहा है। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो बहुत सारा विवाद हो जाएगा। और हमको लोग कहते भी है कि आपने सबसे बड़ा मेरा सवाल ये था सर, मेरा सवाल बहुत ही, आप संक्षेप में ये दो सवालों का जवाब दे दीजिए। पहला सवाल ये है कि ये जो संघ शक्तियां जो हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उनका इतना तेजी से उभार होने के पीछे कौन से कारण काम कर रहे हैं सर? जी, इसी सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, संघ जो है, सबसे पहले संघ ने तो प्रोफेसर बलराज मधोक जैसे लोगों का नाम भुला दिया। अभी ये संघ भी जो है पूरे देश में, जो आरएसएस जो है, ये हो गया है आपको सत्ता पक्षी, कुर्सी पक्षी हो गया है। तो जब कुर्सी से पैसा, पैसा से कुर्सी, तो जब वो पहले जो संघ था, आरएसएस था, वो ज्ञान पक्षी था, त्याग पक्षी था, समर्पित लोग थे। आज संघ में भी जो है बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग वहां घुस गए और अपने पैसा बनाने का जो फार्मूला है, क्योंकि राजपाट दिल्ली से चल रहा है, कंट्रोल हो रहा है और अकूत पैसा आ रहा है, और उसी हिसाब से लोग पैसे वालों को तरजीह देने लगा। आज जो है ये संघ में समर्पित लोग नहीं है, त्यागी लोग नहीं है। आप जाइए किसी भी संघ कार्यालय में, पूरे देश के किसी भी संघ कार्यालय में आप जाइएगा तो वहां पैसे वालों का वर्चस्व मिलेगा। अभी देखिए, राम मंदिर के नाम पर जो निधि संग्रह हो रहा है निधि संग्रह, उस पर हमको कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन निधि संग्रह कौन लोग दे रहे हैं? त्यागी, जो त्यागी लोग हैं, जो त्यागी लोग हैं, उनके पास पैसा कहां से आया? वो तो अठन्नी या चमन्नी 2 रुपये, 4 रुपया, 5 रुपया दे सकते हैं, कई करोड़ रुपया जमा हो गया। अब हमको तो समझे में नहीं आता कि कौन कौन चंदा दिया। अब उसका रिकॉर्ड है कि नहीं है कि क्या है, खैर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए संघ में जो बड़े बड़े लोगों का प्रवेश हो गया, इसलिए इस संघ की जो मर्यादा थी, संघ की मर्यादा खत्म हो गई है। अब ऐसा तो ये बात के बारे के लिए बहुत आदमी को तकलीफ होगा, लेकिन हम जो देखा, जो करीब से देखा लोगों को, जो वहां भी बहुत अंदर अंदर बहुत असंतोष है, लेकिन बेचारे करें क्या, प्रतिष्ठा में लोग प्राण गंवा रहे हैं, वहां भी चलती हुई ऐसे ही लोगों की है। जी सर, जी सर, अब एक आखिरी सवाल मेरा ये है, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, जी सर, राजनीति से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी सवाल ये है कि आज सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई पार्टियों में लीडरशिप जो है बिल्कुल नौजवान आ चुकी है, जो आपके सामने उन लोगों का जन्म हुआ है। जैसे आरजेडी में अगर आप देख लीजिए तो तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी आ चुके हैं, और रामविलास जी के जो भी पुत्र हैं चिराग पासवान जी, वो भी वहां पे आ चुके हैं। तो इस तरह के जो नौजवान लोग हैं, जो सामाजिक न्याय पार्टियों को चला रहे हैं, उनके लिए जो जिस व्यक्ति ने 4 दशकों से सामाजिक न्याय आंदोलन को ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए भी देखा है, तो उनके लिए कुछ अब सलाह या मशवरा आप कुछ देना चाहेंगे उन लोगों के लिए, तेजस्वी जी, चिराग जी, या जो भी नौजवान लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं या सामाजिक न्याय के साथ काम करना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से देश के तमाम नौजवानों को कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय के जो सपोर्टर हैं, वो पार्टी झंडा बैनर छोड़ करके सामाजिक न्याय के लिए आगे आना पड़ेगा और सामाजिक न्याय आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। यही उपाय है। और ये जो सांप्रदायिक शक्तियों का जवाब सामाजिक न्याय आंदोलन के योद्धा ही दे सकते हैं, क्योंकि जो लाठी चलाना जानता है वही लाठी का मुकाबला करेगा, जो बंदूक चलाना जानता है वही बंदूक का मुकाबला करेगा। और वैचारिक लड़ाई अभी इस देश में खत्म होती जा रही है।
अभी जो है लाठी और बंदूक का पैसे का राज चल रहा है, लेकिन फिर भी वैचारिक लोगों के बीच दबी जुबान से एक आपसी एकता बनाना पड़ेगा और देश के तमाम युवा लोगों को आगे आना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। अच्छा, एक और सवाल मैं लेके खत्म करना चाहता हूं कि सर, सुना है कि आपको चुनाव लड़ने के लिए भी लोगों ने कहा था कि आप चुनाव लड़ लीजिए, तो आप क्यों नहीं कुर्सी पे आए, आप क्यों नहीं नेता बनने की कोशिश किए? आप भी अपने दरवाजे बंद कर लिए होते तो आज आपके पास भी मालो दौलत होता। जी। देखिए, हमारे दादा, देखिए कुछ खानदान का भी असर होता है। जिसके खानदान में, ऐसा तो अब बहुत लोग नहीं मानते हैं कि जिसके खानदान में चोर चट्टा रहा है उस खानदान में भी साधु लोग हुए, ये बात भी अलग है। लेकिन जिसके कुछ खानदान का भी असर है, हमारे दादा संत खानदान है मेरा, हमारे दादाजी संत थे। और उस जमाने में बिहार में जब सर गणेश दत्त की चलती थी, सर गणेश दत्त का नाम आपने सुना होगा, हमारे बगल उसमें पटना जिला था, अब नालंदा जिला हो गया है, छतियाना गांव है, उस गांव के थे सर गणेश दत्त, जिनके नाम पर जीडीएस हॉस्टल है पटना में, सर गणेश दत्त हाई स्कूल है। और सर गणेश दत्त के पैसे से एक खास समाज के लोग चलते थे। तो सर गणेश दत्त के साथ हमारे दादा का संबंध था, हरि हजाम का, हमारे दादा का नाम हरि हजाम। तो सर गणेश दत्त ने हमारे दादा को कहा, प्रलोभन दिया, कहा कि भाई कहो, क्योंकि मेरा गांव बगल में ही है, बगल में बेलछी है, बगल में छतियाना है। तो हमारे दादा को सर गणेश दत्त ने कहा कि अगर कहो तो तुमको भी कुछ हम दे देते हैं। हमारे दादा ने कहा कि भाई क्या करेंगे सब जगह जमीन नीला करके, तो हमारे खून में त्याग है, हम अपने दादा के अरमानों के आधार पर हम गलत ढंग से कभी पैसा कमाने की बात नहीं करते हैं। और आज भी मैं गरीबों का काम करता हूँ, गरीब लोगों के मदद से मैं आज खड़ा हूँ। जब मुझको गोली लगी पटना में गरीबों के चलते, तो मुझको गरीबों ने मेरे लिए चंदा किया, ये इतिहास है। और चंदा करके लोगों ने अस्पताल का हॉस्पिटल जो यहाँ है, इनका क्या कहते हैं, बड़ा हॉस्पिटल है राजेश्वर हॉस्पिटल, जो राजेश्वर हॉस्पिटल में मैं भर्ती रहा और मेरा इलाज चंदा से ही हुआ। इसलिए गरीबों के सहयोग से हम आगे बढ़े हैं और आज भी हम गरीबों के सहयोग के आधार पर चलते हैं। जो भी गरीब लोग मेरे पास आते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, आपके बगल में मैंने सुना कि आपको चुनाव का टिकट भी दिया जा रहा था, कुछ ऐसी बातें मैंने बात सुनी है, क्या ये गलत है या सही है कि आपको टिकट भी दिया जा रहा था? नहीं ना, हमको टिकट किसी ने नहीं, झूठ नहीं बोलना है, हम भांजने वाले आदमी नहीं है। टिकट हमको इसलिए लोग नहीं देते हैं कि इनको तो ऐसे जानता है, जब मेरा नाम आता है तो कतारे, इनको तो सब चिन्हवे करता है, कौन नहीं जानता है। हरियाणा में जब देवीलाल जी का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार के नहीं चाहते हुए भी हरियाणा में गया और देवीलाल के चुनाव में मैं 1986 में मैं घूमा, हिसार में था और घूम घूम करके लोक दल का जो उम्मीदवार थे चौधरी हरि सिंह सैनी, और उसको हमने विजयी दिलाया। और हरियाणा, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली कार्यक्रमों में मैं शामिल रहा हूँ। 1900 मोटा मोटी 67 से, जब मैंने बताया कि मैं 1967 से मैं सक्रिय हूँ राजनीति में, क्योंकि मैं पहले देहात में था समाजवादी आंदोलन में। श्रीमती छाठो देवी समाजवादी नेता थी हमारे इलाके की, और उसके बाद जो है उन्हीं के सहयोग से बेलछी कांड हाईलाइट हुआ था। श्रीमती छाठो देवी महान समाजवादी नेता, क्या छाठो देवी का लोग नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं। इसीलिए हमको ऐसा कोई लालसा भी नहीं है। अच्छा सर, कुर्सी का है भैया। जी सर, आपके बारे में जो भी मुझे जानकारी मिली है कि आप पटना में स्थित मुसल्लापुर हाट है, वहां पे आप जो मजदूर लोग हैं, जो छोटे मोटे सब्जी फरोश हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, जो अपना दिन का गुजारा कर रहे हैं, आप उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो उनकी समस्याएं क्या हैं, आप क्या उनके लिए करते हैं, जरा ये भी बता दीजिए। हाँ, बता देते हैं। देखिए, मैंने 1998 में 14 असंगठित, आज असंगठित शब्द जो है, जिसको फॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जिनको कहते हैं, वो मेरा दिन है। 14 दिसंबर 1998 को गांधी मैदान में हमने राष्ट्रीय असंगठित मजदूर मोर्चा की रैली कराई थी और उसमें असंगठित मजदूरों का सवाल को हमने उठाया था। बाद में सारे देश के लोगों ने
असंगठित सब पर विचार किया, और असंगठित असंगठित, अब देखिए जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, सब असंगठित पर जोर दे रहे हैं कि असंगठित मजदूरों का एक काम। और आज भी हम असंगठित मजदूरों का काम करते हैं। पटना में जमीन खरीदना मुश्किल है, जमीन का दाम बढ़ गया, मकान का किराया बढ़ गया, गरीब लोग जो देहात से पलायन करके आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा असंगठित मजदूर होते हैं, और उनको लोग काम करवा के पैसा नहीं देता है। वैसे लोगों को मैं मदद करता हूँ, और हम कई बार इसी कारण से, क्योंकि गरीबों की लड़ाई हम लड़ते हैं, इसलिए बहुत से पूंजीपति लोग, बड़े लोग हमसे नाराज रहते हैं और कहते हैं कि सवेरे उठ के ही चौक चौराहा पर जाके मजदूरों को भड़काते हैं। पहले पटना में लोगों को मजदूरी लोग काम करवा कर नहीं देते थे, लेकिन आज कम से कम 40 वर्षों में ऐसा हुआ कि लोग जो है, बहुत सारे लोग, अभी भी पैसा पच जाता है, बहुत सारे लोग पैसा कमा कर नहीं देते हैं। और हमने कहा है कि जो काम करवा के पैसा नहीं देगा, अब मेरा मोर्चा आंदोलन करेगा, और पूरी बुलंदी के साथ, इत्मीनान के साथ हम गरीबों को, मजदूरों को, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए हम लड़ते रहे हैं और भविष्य में भी लड़ते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा सर, मैं अपने दोस्तों को जो ये डिस्कशन सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अमूमन मैं फेसबुक लाइव जो है रात के वक्त करता हूं, और ये वजह 10 बजे सुबह में ये फेसबुक लाइव करने की वजह ये थी कि श्री रामाशीष ठाकुर साहब सवेरे उठने के बाद, मतलब बहुत मुश्किल से आज इनको 10 बजे तक मना के कमरे पर रखा गया जहां ये रहते हैं। ये सवेरे जब इनकी नींद खुली, ये नाश्ता करते हैं, चाय पीने के बाद फिर मजदूरों के बीच में चले जाते हैं और पता नहीं कब लौट के आते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर रामाशीष ठाकुर के जो पुत्र हैं धर्मपाल जी, इन्होंने अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट किया, और इन्होंने इस 1 घंटा या सवा घंटा 1.5 घंटा का जो हमारा डिस्कशन था उसको इन्होंने सफल बनाया। और आपको पता है दोस्तों कि जो गरीब आदमी जो है, जो बिल्कुल जिसके पास साधन विहीन जो लोग हैं, उनसे बात करना आज भी कितना मुश्किल है। डिजिटल इंडिया का मतलब है जिनके पास पूंजी है, जिसके पास संपत्ति है। आज भी रामाशीष ठाकुर साहब जो हैं मजदूरों के बीच में असंगठित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आज भी 40 साल गुजारने के बाद में सत्ता में लोगों को जाते हुए इन्होंने देखा है, सत्ता में लोगों को बड़ा बड़ा मकाम पे जाते हुए देखा है, अपने दरवाजे बंद करते हुए देखा है, लेकिन इनके दरवाजे जो हैं गरीब और मजदूर के लिए हमेशा खुले हुए हैं। और आज भी रामाशीष ठाकुर साहब जो हैं किराए के मकान में रहते हैं। ये दूसरी बात है कि आजकल 2 साल और 4 साल विधायक और एमपी बनने के बाद लोगों की संपत्ति करोड़ में और लाख में पहुंच जाती है। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि जो लोग भी ये वीडियो देखा होगा और आपसे मिलना चाहे, आपके जीवनी के बारे में और जानना चाहे, वो आपसे कैसे मिल सकता है? आप उनको सही सही पता बता दीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति देश दुनिया में जो भी इसको देख रहा है वो आपसे मिल लें। कहाँ आना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा? आप अपना परिचय जरा बता दीजिए, फिर हम इस प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। जी, हम अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से, ये मोहल्ला है राजेंद्र नगर, वहां मैं हैंडलूम भवन में रहता हूं, और यहीं पर हमसे मुलाकात हो सकती है। और मेरा जो मोबाइल नंबर है, जिनको बात करना होगा मेरे मोबाइल पर भी बात कर सकते हैं। और मेरी ये, हम दावा नहीं करेंगे, वादा नहीं करेंगे, मैं सिर्फ गरीबों को इतना ही कहता हूं कि अगर आपकी कोई समस्या रहेगी तो ना हम दावा करेंगे ना वादा करेंगे, आपके बगल में हम खड़ा रहेंगे, क्योंकि ये मेरा जो जीवन है वो गरीबों के लिए समर्पित है, और गरीबों के लिए मैंने कुर्बानी दिया है, और आज भी। जी सर, ये मुझे लगता है बीच में कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। आप इसको थोड़ा धीरे धीरे बता दीजिए। पटना में स्टेशन से उतरने के बाद कहाँ आना पड़ेगा, किस जगह पे आना पड़ेगा सर? हाँ, पटना में राजेंद्र नगर स्टेशन से उतर करके, सुनिए, मैं आपकी बातों को मैं दोहरा देता हूँ। जी सर, आप ही की बातों को मैं दोहरा देता हूँ। पटना स्टेशन से उतरने के बाद आपको राजेंद्र नगर स्टेशन राजेंद्र नगर स्टेशन
जी, राजेंद्र नगर स्टेशन, टर्मिनल पर उतरिए। राजेंद्र नगर टर्मिनल पे आने के बाद जी, हाँ, राजेंद्र नगर टर्मिनल के बाद से कहाँ आएंगे सर? राजेंद्र नगर टर्मिनल से उतर के राजेंद्र नगर मेन मोहल्ला में आइए, जहाँ वैशाली सिनेमा गोलंबर है, हैंडलूम भवन है, यहीं पर हम रहते हैं। हैंडलूम भवन में गणपति उत्सव हॉल है, आगे में गणपति उत्सव हॉल के पीछे जो करकट वाला मकान रूम है, उसी में हम रहते हैं। सर जरा एक बार फिर से बता दीजिए, नेटवर्क टूट गया सर, एक बार फिर से बता दीजिए। राजेंद्र नगर में हैंडलूम भवन है, फेमस बिल्डिंग है राजेंद्र नगर का। तो हैंडलूम भवन में गणपति उत्सव हॉल है, उत्सव हॉल के पीछे करकट का मकान बना हुआ कैंपस में, हैंडलूम भवन कैंपस में ही, उसी में हम रहते हैं। और उसी में मेरा बिहार राज्य भवन निर्माण कामगार संघ जो ट्रेड यूनियन है, रजिस्ट्रेशन नंबर 2629/82, सबसे पहला संगठन जो असंगठित मजदूरों का है, मेरा ही संगठन है। अब तो बहुत सारे संगठन राजधानी में है, और हमने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ने की मादा भी रखते हैं। हमसे मुलाकात जिनको करना हो सवेरे हम सर तो मैं फिर से कह रहा हूं कि राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास कौन सा हैंडलूम है? हैंडलूम भवन जगह है राजेंद्र नगर मेन मोहल्ला जो है ना, राजेंद्र नगर जी, पाटलिपुत्र पथ, हैंडलूम भवन में हमारा डेरा है, इसी में हम रहते हैं करकट। जी बिल्कुल, राजेंद्र नगर टर्मिनल में हैंडलूम भवन के पास अगर पहुंच जाएंगे तो आपको रामाशीष ठाकुर साहब से आप मिल सकते हैं और इनसे और भी सारी बातों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने पूरे इतिहास को अपने गुफ्तगू में, अपने चर्चा में इसको आपने बड़ी बेबाकी के साथ आपने उसको बयान किया। और हम सब लोगों को आपसे जो दो बातें अगर मैं कहूं आपकी जिंदगी से मुझे जो सीखने को मिला, वो ये कि पार्टी या कोई भी संगठन जो है वो कार्यकर्ता से बनती है, और कार्यकर्ता के दरवाजे जिस भी पार्टी के नेता लोगों ने बंद कर दिया, उस पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा, वो पार्टी गर्त में चली जाती है। और दूसरी चीज जो मैंने आपसे सीखा वो ये है कि इंसान को सच्चाई के लिए और सही बात बोलने के लिए बेबाकी से बोलना चाहिए, और अपने मित्र की भी आलोचना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए अगर वो सही रास्ते पे नहीं चलते हैं। रामाशीष ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, और हमारे बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारी जानकारी आपसे मिली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि और सारे दोस्त भी अब आपको परेशान करेंगे और आपसे और सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, आपको भी धन्यवाद। सच कहना अगर बगावत है तो समझे हम भी बाकी हैं। जी जी, थैंक यू हम दोस्तों। लोग पुराना जेपी का अंतिम संदेश, जेपी का अंतिम संदेश, युवा बचाओ अपना देश। इस देश को अगर बचाना है और समस्याओं से निजात दिलाना है तो किसी न किसी रूप में हमारे युवा लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो अब जा रहे हैं, हम लोग अस्ताचलगामी सूर्य हैं, हम लोगों का उदय अस्त होने वाला है और युवा लोगों का उदय होने वाला है। इसलिए हम तमाम युवाओं को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़िए और बेबाकी से बोलिए, और सच बात बोलना चाहिए। सच का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, झूठ होता है। अनंत जो है झूठ है, एक सच का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि की परंपरा के लोगों ने कहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हो सकता है बहुत अभी आप झूठ नहीं बोले जी जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सोशलिस्ट नेता रामाशीष ठाकुर साहब से, जो कि पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास हैंडलूम भवन रहते हैं, और पिछले 4 दशकों से वो सामाजिक न्याय के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और ये असंगठित जो है, इनफॉर्मल जो मजदूर हैं, उनके हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और आज भी ये सड़क पे और जमीन पे आज भी इनकी लड़ाई जारी है। तो इन्होंने आज हमारे साथ बिहार में सामाजिक न्याय से जुड़े हुए बहुत सारी बातों को बताया, देश की राजनीति के बारे में बताया। हम आज के फेसबुक लाइव को यहाँ खत्म करते हैं, फिर अगले दिन किसी बड़ी व्यक्ति के साथ, एक बड़े नेता के साथ, एक कार्यकर्ता के साथ हम फिर एक बार एक इंटेलेक्चुअल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू।